हर कोई सोचता है कि वह सिर्फ एक शक्तिहीन गांव का लड़का है, लेकिन वह इतिहास का सबसे बड़ा राजा बन गया है। बहुत समय पहले ग्रे नाम का एक व्यक्ति एक अनाथ होने से लेकर पूरी पृथ्वी के विजेता के लिए गुलाब था। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था और जो लोग कोशिश करते थे उन्हें बेरहमी से ग्रह से मिटा दिया जाता था। हालांकि यहाँ तक कि दुनिया की सारी शक्ति के साथ वह अपने जीवन से असंतुष्ट महसूस करता था क्योंकि वह अकेला था। फिर एक दिन उसने अचानक खुद को एक अथाह समुद्र में डूबते हुए पाया और एक आवाज ने उसे अपने अगले जीवन में प्रकाश की तलाश करने के लिए कहा। राजा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ मर गया था और अगले ही क्षण उसने दो अज्ञात लोगों के साथ अपने सिर के ऊपर लगे एक मंद रोशनी वाले कमरे में अपनी आंखें खोली। उन्होंने उसे आर्थर कहा और एक दूसरे को यह बताते रहे कि उनके बेटे ने उन्हें कितना फिर से जोड़ा। भले ही उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कौन थे या अब वह कहाँ थे, उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्हें अपने पिछले जीवन से पूरी चेतना और ज्ञान के साथ पुनर्जन्म हुआ था। महान राजा, जो अब सिर्फ एक साधारण शिशु है, अपने नए जीवन को आर्थर के रूप में अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक लगता है। वह अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है और एक बच्चे की तरह काम कर रहा है, जबकि उसके माता पिता अपने डायपर को साफ करते हैं जो उसे शर्म से भर देता है। एक दिन आर्थर अपने पिता को अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जादू का उपयोग करते हुए देखता है ताकि वह सिर्फ एक पंच के साथ अपने खेतों को हल कर सके और फिर उसकी मां घायल होने के बाद उसे ठीक कर दे। यह पहली चीज है जो उसे उत्सुक बनाती है और उसे पता चलता है कि यह दुनिया पृथ्वी नहीं है क्योंकि इसमें जादू है। जल्द ही आर्थर को पता चलता है कि उनके पिता एक साहसी हैं जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं। वह पता लगाता है कि चूंकि इस दुनिया के सभी लोगों को हथियार रखने की अनुमति है, इसलिए यह एक खतरनाक जगह होनी चाहिए और खुद को बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से वह दिन अभी भी बहुत दूर है क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है जो जब भी उसकी मां उसे एक लोरी गाती है तो सो जाना शुरू कर देता है। हालांकि वह जल्द ही उस बारे में अपनी निराशा को खत्म कर देता है और इन शांतिपूर्ण क्षणों का आनंद लेना शुरू कर देता है क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह हमेशा हत्यारों के खतरे में था जो उसे अपनी नींद में निशाना बना रहा था। कुछ महीने बीत जाते हैं और आर्थर आखिरकार घर के चारों ओर रेंगना शुरू कर देता है। वह सो जाने का नाटक करता है ताकि उसकी मां उसे अकेला छोड़ दे और फिर अपने घर में पुस्तकालय में घुस जाती जहां वह इस दुनिया की जानकारी के लिए किताबें खोजने लगती है। वह पाता है कि वह जिस महाद्वीप पर रह रहा है उसके पास दक्षिण में बौनों का देश है और उत्तर में कल्पित बौने का देश है। मानव देश एक राजा द्वारा शासित है, लेकिन उसके पिछले जीवन के विपरीत राजा का बेटा इस दुनिया में नया राजा बन जाता है और खाली सिंहासन के लिए मौत के लिए कोई लड़ाई नहीं होती है। फिर वह एक और पुस्तक पाता है जो उसे जादू के बारे में बताती है और आर्थर को पता चलता है कि जादू का कारण यह है कि यह दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत पीछे है। वह सीखता है कि लगभग 1% आबादी जादू का उपयोग कर सकती है और किसी व्यक्ति की जादू की क्षमता अक्सर उनके माता पिता की क्षमता से तय की जाती है। पुस्तक उसे बताती है कि दो मुख्य प्रकार के जादू उपयोग करता है। पहले ऑक्समेंटर्स हैं जो अपनी शारीरिक क्षमताओं को मजबूत करने और योद्धाओं के रूप में लड़ने के लिए मैना का उपयोग करते हैं। दूसरी श्रेणी काम्बर्स की है जो जादूगरों की तरह अपने शरीर के बाहर मैना को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्थर को पता चलता है कि उनके पिता एक संवर्धक हैं, लेकिन वह सोचता है कि उसकी मां उसकी चिकित्सा शक्तियों के कारण एक विशिष्ट संयोजक नहीं है। वह उस बारे में सोचना बंद करने का फैसला करता है और जादू उपयोगकर्ता बनने के तरीकों को पढ़ता है। पुस्तक उसे बताती है कि जादू का उपयोग करने के लिए एक जादूकोर की आवश्यकता है जो शरीर के अंदर मैना को एक ही बिंदु पर केंद्रित करके बनता है। अधिकांश लोग इसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं केवल जब वे यौवन से टकराते हैं और उन्हें एक मजबूत और प्रयोग करने योग्य मन कोर बनाने में वर्षों लगते हैं। आर्थर हालांकि पहले से ही एक समान अवधारणा के बारे में जानता है। अपने पिछले जीवन में वह काई नामक अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा में हेरफेर कर सकता था और उसके शरीर के अंदर एक काई कोर का निर्माण करना एक मन कोर बनाने जैसा था। आर्थर अपने शरीर के अंदर अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि वह इस दुनिया में मजबूत बनने के लिए पहला कदम उठा सकता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी मन कोर बनाने वाला है, उसकी मां उसे ढूंढती है और उसे वापस अपने बिस्तर पर ले जाती है। 2 साल एक फ्लैश में गुजरते हैं और एक दिन जबकि आर्थर की मां उसके बारे में एक डायरी प्रविष्टि लिखने में व्यस्त है, वह अपने पिता से तलवारबाजी सीखने के लिए बाहर जाता है। जैसे वह एक लकड़ी की छड़ी को तलवार की तरह झूलता रहता है, उसकी मां बाहर आती है और वह अपने पति पर अविश्वसनीय रूप से उग्र है कि वह अपने बेटे को एक तलवार का उपयोग करने के लिए सिखा रहा है जब उसने सिर्फ चलना सीखा। यह आर्थर के लिए कोई नई बात नहीं है, जिसने अब महसूस किया है कि उसकी मां घर की असली मालिक है। उसकी मां भी उसे कभी कभी पास के शहर में ले जाती है और आर्थर हमेशा खुश रहती है क्योंकि यह उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने की अनुमति देता है। वह हथियारों से लेकर इस दुनिया में पाए जाने वाले अजीब सामानों तक हर चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन वह जिस चीज के बारे में सबसे उत्सुक है वह जादू है और शहर में होने से उसे इसे करीब से देखने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। इन यात्राओं के अलावा आर्थर अपने माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है और हालांकि वह एक शिशु के शरीर में फंसने के बारे में असहज है, वह धीरे धीरे शांतिपूर्ण जीवन को पसंद करता है। उनके माता पिता उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और यह उन्हें अपने पिछले जीवन में अनाथालय में बचपन की याद दिलाता है जहां वह एक परिवार के लिए सख्त कामना करते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी भी सच नहीं हुई। एक दिन आर्थर अपने पिता को अपने मोनोकोर को मजबूत करने के लिए जादू का अभ्यास करते हुए देखता है।
वह वास्तव में उससे देखने और सीखने के लिए उत्साहित है, लेकिन उसके पिता केवल अपने मन का उपयोग करके जमीन से कुछ पत्थरों को उठाने का प्रबंधन कर सकते हैं। आर्थर प्रभावित नहीं है क्योंकि अपने हाथों से पत्थरों को चुनना तेजी से होगा। लेकिन फिर उसकी मां उसके पास आती है और उसे बताती है कि यह उसके पिता का सबसे अच्छा शॉट नहीं था और वह दूसरे दौर से बेहतर प्रदर्शन करता है। आर्थर के पिता इस बार अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए फिर से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और पृथ्वी को हिला देने वाले शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला जारी करते हैं। आर्थर वास्तव में इस बार अपने पिता के कौशल से प्रभावित हैं और उनकी मां को यकीन है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह एक मजबूत योद्धा भी बन जाएगा। आर्थर इसे तुरंत करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मां ने उसे झपकी के समय के लिए दूर ले जाने का फैसला किया। वे रास्ते में पुस्तकालय से गुजरते हैं और आर्थर अपनी मां के साथ विनती करते हैं कि वह किताबें पढ़ना चाहते हैं। वह सख्ती से उसे मना कर देती है, लेकिन वह उसे एक निर्दोष दलील दे रही है कि वह विरोध नहीं कर सकती। अंत में वह उसे किताबों के साथ अकेला छोड़ देती है, जबकि वह अपने पति के साथ रहने के लिए बाहर जाती है। और आर्थर ने अपने शरीर के सभी मन को अपना मन कोर बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिसे वह पिछले 2 वर्षों से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगता है कि वह एक सफलता के कगार पर है, और फिर अचानक उसके मोनोकोर्स ने उसके शरीर के अंदर बना दिया। नतीजतन एक शक्तिशाली विस्फोट घर से उड़ जाता है और आर्थर के पिता अपनी पत्नी की रक्षा करने की कोशिश करते हुए घायल हो जाते हैं। वे दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बेटा खतरे में है। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते जब वे आर्थर को एक सुनहरी चमक के साथ आकाश में तैरते हुए देखते हैं। आर्थर उन्हें एक स्मॉग मुस्कान देता है, यह घोषणा करते हुए कि आखिरकार अब जादू का उपयोग कर सकता है। वह जमीन पर चढ़ जाता है और उनकी ओर चलना शुरू कर देता है। अचानक छत से मलबा उसकी ओर गिरता है। वह घबराता है, इस डर से कि यह उसके जीवन का अंत होने जा रहा है, लेकिन उसके माता पिता दोनों ही उसे गिरते हुए मलबे से सुरक्षित रखने के लिए उसकी ओर इशारा करते हैं। आर्थर को इसके बाद ही पता चलता है कि उसके माता पिता का कर्तव्य है कि वह उसे सुरक्षित रखें। लेकिन जब वे रोने लगते हैं तो वह भ्रमित हो जाता है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया, और यहाँ तक कि अन्य बच्चों के माता पिता ने कभी भी गर्व या निराशा के अलावा कोई भावना नहीं दिखाई। जैसा कि वह सोचता है कि यह नया एहसास क्या है, आर्थर भी रोना शुरू कर देता है, सहज रूप से अपनी मां से चिपक जाता है। उसके बाद कुछ साल गुजरते हैं और आर्थर अब एक युवा लड़का है जो अपने पिता रेनॉल्ड्स से लड़ाकू कौशल सीखना शुरू कर रहा है। उसे और उसके पिता बगीचे में आमने सामने खड़े हैं, जहां उसके पिता उसे अपने बेशकीमती दस्ताने सौंपने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्थर इसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पास इस उम्र में उन्हें पहिया करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। इसके बजाय वह एक लकड़ी की तलवार उठाता है और उसके पिता भी ऐसा ही करते हैं। आर्थर तुरंत कार्रवाई में कूद जाता है, अपने पिता पर लगातार 3 हमलों को उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता बहुत मजबूत हैं और आसानी से अपने प्रत्येक हमले को अवरुद्ध कर देते हैं। आर्थर को पता चलता है कि उनके पिता अपने जादू का उपयोग लाठी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वह भी ऐसा करने का फैसला करता है और अपनी लकड़ी की तलवार में अपने मन को डालता है। इसके तुरंत बाद वह अपने पिता पर एक बार फिर से दौड़ता है, जो आश्चर्यचकित होता है जब आर्थर का हमला आधे में अपनी छड़ी को तोड़ने का प्रबंधन करता है। आर्थर मुस्कुराता है और दावा करता है कि उसकी लकड़ी उसके पिता की लकड़ी से बेहतर है, लेकिन उनके पिता का दावा है कि स्टेमिना हालांकि अधिक मायने रखती है। भले ही उनके पिता को पता चलता है कि आर्थर एक विलक्षण है, इसलिए वह अपनी पत्नी से आर्थर को शहर से बाहर भेजने के बारे में एक वास्तविक ट्यूटर के लिए बाहर भेजने का कठिन निर्णय लेता है। उसकी मां एलिस पूरी तरह से इसके खिलाफ है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका प्यारा बेटा उससे दूर हो जाए क्योंकि वह केवल 4 साल का है। रेनॉल्ड्स का तर्क है कि सिर्फ 4 साल की उम्र में आर्थर की लकड़ी अपने से अधिक शक्तिशाली है, जिसका अर्थ है कि उसे एक कुशल योद्धा द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे एक फैसले में आ सकें, आर्थर ने यह दावा करते हुए कहा कि उन्हें सभी को एक साथ जाना चाहिए। भले ही यह एक बहुत ही गूंगा विचार की तरह लगता है, दोनों माता पिता तुरंत सहमत हैं, शायद इसलिए कि आवास संकट ने वास्तव में अभी तक उनकी दुनिया को प्रभावित नहीं किया है। कुछ दिनों बाद एलिस और रेनॉल्ड्स के पिछले पार्टी के सदस्य उनके साथ यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और आर्थर ने उन सभी से अपना परिचय दिया। उनके माता पिता की पुरानी पार्टी में एडम, नेता, एंजेला, बिग जुगर्ड वुमन, डर्ड, औसत दिखने वाली आदमी, हेलेन, आर्चर और जैस्मीन, मैनिक पिक्सी लड़की शामिल थी, जो किसी कारण से आर्थर के बारे में संदिग्ध लगती है। जल्द ही वे आगे बढ़ना शुरू करने का फैसला करते हैं और आर्थर को पता चलता है कि यह दुनिया अभी भी अपनी दुनिया की तुलना में परिवहन के एक बहुत ही आदिम मोड का उपयोग करती है, जहां उन्हें खाने के लिए हर जगह जाने के लिए एयर उबर्स मिला है। लेकिन यह इतना अच्छा नहीं होता है जब भोजन की गंध के कारण भेड़िया राक्षसों का एक झुंड जंगल से बाहर दिखाई देता है। जैस्मीन ने तुरंत कार्रवाई की, 2 खंजर को पकड़ लिया और लड़ाई में कूदते हुए उसके सामने आने वाले किसी भी भेड़िया को मार डाला। रेनॉल्ड्स, एडम और हेलेन सभी अपने स्वयं के हथियारों से कुछ और भेड़ियों को मारते हैं। इस बीच डर्ड और एंजेला अपने जादू का उपयोग शेष जानवरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए करते हैं। उस रात वे राक्षसों के मांस पर दावत देते हैं और थोड़ी देर बाद एलिस ने नोटिस किया कि रेनॉल्ड्स अभी भी उसकी बाह से खून बह रहा है और उसे ठीक करने का फैसला करता है। पार्टी के बाकी सदस्य तुरंत अपने पदों से खड़े होते हैं और उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक चक्र बनाते हैं जो आर्थर को भ्रमित करता है। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि एलिस एक बहुत ही खास दाना है, जिसके पास हीलिंग मैजिक है जो बेहद दुर्लभ है। अपनी दुर्लभता के कारण एलिस हमेशा पकड़ने के खतरे में है और यह एक कारण था कि वे रडार के नीचे रहने के लिए ग्रामीण इलाकों में चले गए।
शुक्र है हीलिंग मैजिक बिना किसी मुद्दे के काम करता है, लेकिन उसके बाद एडम ने फैसला किया कि उसे कुछ व्यायाम की जरूरत है और आर्थर को उसके साथ प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। आर्थर प्रशिक्षण के लिए सहमत हैं, जबकि एडम किसी भी नुकसान को रोकने के लिए अपने तेज भाले को कुछ कपड़े से लपेटता है। वे विरल सत्र के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने हथियारों को मैना के साथ चार्ज करते हैं। लेकिन एडम के आश्चर्य, आर्थर ने पहला कदम उठाने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी गति को बढ़ाने के लिए जादू का उपयोग करता है। एडम की ओर बिजली की गति से आगे बढ़ता है, गायब होने से पहले और फिर उसके पीछे दिखाई देता है। एडम को आश्चर्यचकित करना। दुर्भाग्य से आर्थर फिसल जाता है, जो एडम को प्रतिक्रिया करने का समय देता है, और जल्द ही वे एक तीव्र आगे और पीछे बंद हो जाते हैं। हर कोई आर्थर की तेजता से हैरान है, लेकिन आखिरी क्षण में वह अपने हल्के शरीर की वजह से हवा में फेंक दिया जाता है और एंजेला को उसे अपने पवन जादू से बचाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह नीचे जमीन पर धीरे धीरे जमीन पर उतरता है, जबकि टीम के बाकी सदस्य एडम को ऐसे छोटे लड़के के खिलाफ ओवरबोर्ड जाने के लिए डांटना शुरू कर देते हैं। एडम ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि लड़का बहुत मजबूत है, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनता है। दूसरी ओर जैस्मीन आर्थर के कौशल से बहुत घिरी हुई है और उनसे उन तकनीकों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है जो वह उपयोग कर रहे हैं। अगले कुछ दिन जल्दी से आर्थर ट्रेनों के रूप में चलते हैं। पार्टी के लगभग हर एक सदस्य के साथ कुछ और ट्रेन करते हैं। एडम से लांस तकनीक सीखना, रेनॉल्ड्स से पुशअप, हेलेन से तीरंदाजी और जैस्मीन से उसैन बोल्ट की तरह चल रहा है, जो लगता है कि छोटे लड़के को काफी पसंद है। वह उस पर किसी बच्चे के तेल के साथ एक छोटी सी तलवार देकर उसे एक दीदी पार्टी में लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां नहीं चाहती कि आर्थर पकाएं, इसलिए वह उसे दूर बुलाए। जल्द ही वे गाड़ियों में अपनी यात्रा जारी रखना शुरू कर देते हैं, जब अचानक उन्हें कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। अचानक तीरों का एक गुच्छा उनकी ओर उड़ता है और आर्थर को तुरंत पता चलता है कि वे डाकुओं द्वारा हमला कर रहे हैं। डड और एडम तुरंत गाड़ियों के सामने कूदते हैं, जबकि एंजेला अपने पवन जादू का उपयोग करती है ताकि उनकी ओर आने वाले सभी तीरों को उड़ा दिया जा सके। आर्थर केवल यह पता लगाने के लिए कि वे पूरी तरह से सभी पक्षों से डाकुओं से घिरे हुए हैं। बदसूरत दस्यु नेता ने अपने गुंडों को एलिस और आर्थर को चोट नहीं पहुंचाने और बाकी सभी से छुटकारा पाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें उच्च राशि के लिए बेचा जा सकता है। द डाकू सभी समझौते में चिल्लाते हैं और युद्ध क्षेत्र में कूदते हैं, जहां वे रेनॉल्ड्स और उनकी पार्टी द्वारा पकाने लगते हैं। एक एक करके पार्टी के सभी सदस्य एक एक करके डाकुओं को खत्म करना शुरू कर देते हैं और आर्थर जानता है कि उनकी पार्टी व्यक्तिगत आधार पर बहुत मजबूत है। लेकिन समस्या तब उभरने लगती है जब डाकू उन्हें सरासर संख्याओं से अभिभूत करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के सदस्य लगातार लड़ाई से थकने लगते हैं, जबकि दस्यु नेता रेनॉल्ड्स के खिलाफ एक V1 के लिए जाता है और उसे उस कार्ट में पटक देता है जिसमें आर्थर है। कार्ड नष्ट हो जाता है क्योंकि एलिस जल्दी से रेनॉल्ड्स की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने जादू का उपयोग नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि इससे स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। वह उठता है और आर्थर से कहता है कि वह अपनी मां को कहीं सुरक्षित ले जाए, जबकि वह दस्यु नेता के साथ काम करता है। आर्थर आश्चर्यचकित करता है कि उन्हें विलेख करने के लिए समय कब मिला, लेकिन फिर भी एलिस के साथ भागने का फैसला किया। दस्यु नेता उनके बाद जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड्स ने उस पर एक बार फिर हमला किया, जिससे वह अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो गया। आर्थर चलता रहता है, लेकिन जल्द ही कई दुश्मनों द्वारा अवरुद्ध अपना रास्ता पाता है। शुक्र है कि उनकी पार्टी के सदस्य पेशेवर हैं और वे एक एक करके अपने रास्ते में सभी डाकुओं को खत्म करने का प्रबंधन करते हैं। आर्थर ने उन्हें उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और पूरी गति से चलते रहे, जब अचानक वे एक दाना से घात लगाकर घुमा जो उन पर अपने पवन जादू के साथ हमला करता है। आर्थर ने अपनी मां को सुरक्षा के लिए धकेलने का फैसला किया, जबकि वह क्षति के खामियों से टकरा जाता है, उसे हवा में और चट्टान पर धकेल देता है। वह फैसला करता है कि वह अकेले मरने वाला नहीं है और अपने हमलावर पर एक रस्सी से बंधे अपने चाकू को फेंक देता है, साथ ही उसे नीचे लाता है। डड और एंजेला दोनों तुरंत युवा आर्थर को बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी मां ने अपना नाम आंसू भरी आंखों से चिल्लाते हैं। लेकिन उस समय आर्थर को शांतिपूर्ण लगता है, जैसे कि उसने कुछ हासिल किया हो। वह सोचता है कि क्या यह खुशी महसूस होती है, जब अचानक उसकी आंखों में आंसू बन जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह एक बड़ा भाई बनने जा रहा था, लेकिन अब वह जीवन उससे दूर हो गया है। जैसा कि आर्थर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है, वह पाता है कि वह अभी भी जीवित है। वह आश्चर्य करता है कि वह कहाँ है, जब अचानक उसके नीचे की जमीन हिलने लगती है क्योंकि उसकी ओर कुछ बहुत बड़ा चलता है। आर्थर उठने और देखने की कोशिश करता है कि क्या आ रहा है, और वह एक डरावने दिखने वाले दानव से पूरी तरह से भयभीत है जो उसे अपने नाम से पुकारता है। आर्थर दानव से घबरा गया है, लेकिन वह एक चाड़ है जो बिना लड़ाई के नीचे नहीं जाएगा। वह उस पर हमला करने के लिए दानव पर छलांग लगाता है, लेकिन धीरे से दूर हो जाता है। जैसे जैसे वह उठता है, दानव उसे बताता है कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए है और फिर उसे आश्वासन देता है कि वह एक दोस्त है। आर्थर यह नहीं समझता कि नरक क्या चल रहा है, और फिर दानव अचानक उसके लिए कुछ फल लेने लगे। वह आर्थर को बताती है कि उसे बात करना शुरू करने से पहले उसे खाने की जरूरत है, क्योंकि वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने जा रही है। आर्थर के पास फलों को कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और फिर वह दानव से पूछता है कि क्या उसके माता पिता ठीक हैं।
वह उसे सड़क का एक दृश्य दिखाती है जहां उसके माता पिता और उनके दोस्तों ने डाकुओं से लड़ाई की और यह डाकुओं के शवों से भरा हुआ है। दानव आर्थर को बताता है कि वह हर कोई जानता है कि वह जीवित है और उन्होंने अपनी यात्रा को सुरक्षित रूप से जारी रखा। आर्थर को आंसू में ले जाया जाता है क्योंकि राहत यह सुनकर उसके दिल को भर देती है। वह फिर दानव से उसका नाम पूछता है ताकि वह उसे ठीक से धन्यवाद दे सके और वह खुद को सिल्विया के रूप में पेश करती है। कुछ दिन आर्थर के साथ अभी भी सिल्विया की गुफा में गुजरते हैं, फलों को खुद को बनाए रखने के लिए खा रहे हैं, जबकि उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं। वह जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे बताता है कि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे उस जंगल से गुजरना होगा जो खतरनाक राक्षसों और डाकू से भरा है। हालांकि उसके पास अपने परिवार के साथ आर्थर को एकजुट करने का एक और तरीका है, लेकिन इसमें अंतरिक्षमय के कपड़े में एक छेद बनाना शामिल है और इसमें बहुत समय लगता है। आर्थर इसे समझता है और जबकि सिल्विया अंतरिक्ष और समय में छेद तैयार करता है, वह अपने कौशल को प्रशिक्षित करना जारी रखता है। अब वह समझता है कि भले ही सिल्विया एक दानव की तरह दिखती है, वह वास्तव में दयालु है और इससे भी ज्यादा वह विशेष रूप से उसके बारे में बहुत परवाह करती है। एक दिन जैसा कि आर्थर अपने मैनाकोर पर काम कर रहा है, सिल्विया ने उसे एक चाल सिखाने का फैसला किया है जो मनुष्यों को नहीं पता है। वह मैना को हवा से इकट्ठा करती है और उसके हाथ में एक गेंद बनाती है। आश्चर्यजनक आर्थर, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सिल्विया उसे बताता है कि अधिकांश मनुष्य सोचते हैं कि वे या तो मन को इकट्ठा कर सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति में कई जीव एक ही समय में दोनों चीजों को कर सकते हैं। वह आर्थर को ट्रिक सिखाने की पेशकश करती है, लेकिन इससे पहले वह जानना चाहती है कि वह एक बार क्या करेगी जब वह इसे सीखने के बाद मजबूत हो जाएगी। आर्थर इसके बारे में लंबा और कठिन सोचता है और फिर घोषणा करता है कि एक बार जब वह मजबूत हो जाता है तो वह हर किसी को मार देगा जो अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्विया को वह जवाब पसंद नहीं है और वह उसे दूर क्लिक करती है। आर्थर इस पर नाराज हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे बताता है कि वह उसकी परीक्षा में विफल रहा है क्योंकि वह किसी को भी इस तरह की विक्षिप्त हिंसक प्रवृत्तियों के साथ नहीं सिखाने जा रही है। आर्थर इससे उलझन में है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में केवल एक चीज सीखी थी कि आप अपने दुश्मनों को मारने के लिए मजबूत हो जाते हैं। हालांकि जब सिल्विया उससे पूछता है कि क्या वह हर समय हिंसा के बारे में सोचने में मजा देता है, तो आर्थर चुप हो जाता है। सिल्विया तब उसे बताता है कि हिंसा से अलग ताकत का उपयोग करने के अन्य तरीके हैं और वह नहीं चाहती कि वह क्रोध और हिंसा पर अपना जीवन बर्बाद करे। उसके शब्दों ने आर्थर के साथ एक तंत्रिका मारा और उसे लगता है कि सिल्विया अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। वह फिर अपना प्रारंभिक प्रश्न दोहराता है और पूछता है कि वह एक बार मजबूत होने के बाद क्या करेगा, और इस बार आर्थर जवाब देता है कि वह उन लोगों की रक्षा करेगा जिनकी वह परवाह करता है। सिल्विया उस उत्तर से प्रसन्न है और वह आर्थर सिखाना शुरू कर देती है कि कैसे सीधे अपने परिवेश से इसे इकट्ठा करते हुए जादू का उपयोग करें। आर्थर इसे वास्तव में जल्दी से भी सीखता है, लेकिन जैसे ही वह यह दिखाने के लिए चलता है कि वह इसे सिल्विया के लिए कर सकता है, वह उसे गुफा के किनारे पर मारती है और उसे चट्टानों में दफन करती है। आर्थर उलझन में है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी के माध्यम से उससे बात करता है और उसे कोई आवाज नहीं करने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद सिल्विया जैसा एक और दानव वहां पहुंचता है और उसे उसके साथ वापस आने के लिए कहता है। वह उसके साथ जाने से इनकार करती है, इसलिए दानव उस पर एक ऊर्जा गेंद को गोली मारता है। आर्थर चिंतित है, लेकिन सिल्विया ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगी। वह फिर से लड़ने के लिए उठती है और अपनी पूरी शक्ति को उजागर करती है, अपने दानव जैसे शरीर को चकनाचूर कर देती है और एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। वह फिर दानव में एक हाइपर बीम को गोली मारती है जो मुश्किल से इसे ब्लॉक कर सकती है। वह उसे चेतावनी देता है कि इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करने से उसे बहुत खर्च होगा, लेकिन सिल्विया उसे बताता है कि उसे अपने जीवन से कोई पछतावा नहीं है। दानव किसी तरह उसके हमले को रद्द कर देता है और फिर उसे अपनी गहरी ऊर्जा गेंदों के साथ बमबारी करता है, जिनमें से कुछ ने गुफा को मारा। आर्थर की सुरक्षा की पुष्टि करने की कोशिश करते हुए सिल्विया विचलित हो जाता है और दानव ने उसे एक बड़े हमले के साथ बाहर खटखटाने का फैसला किया। सिल्विया को पता चलता है कि आर्थर इस खतरे के कारण खतरे में आ जाएगा, इसलिए वह यह सब जोखिम में डालने का फैसला करती है ताकि वह बच सके। वह समय को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करती है और फिर आर्थर को बाहर बुलाती है, उसे बताती है कि उसे अब घर जाने की जरूरत है। वह अंतरिक्ष और समय में एक छेद खोलती है, उसे बताती है कि यह उसे सीधे अपने परिवार में नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वह अपने लिए जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जबकि वह उन्हें खोजता है। आर्थर को पता चलता है कि सिल्विया उसके लिए खुद को बलिदान कर रहा है और उसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसे उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का वादा करता है जो वह प्यार करता है। फिर वह उसे एक क्रिस्टल अंडे और एक पंख के रूप में कुछ विदाई उपहार देती है, उसे इसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहती है। उसके बाद वह आर्थर को चूमती है और अचानक उसे अपनी दोनों बाहों पर सुनहरा टैटू मिलता है। सिल्विया उसे बताता है कि वह सही समय आने पर उनका अर्थ और उद्देश्य सीखेगा, लेकिन अभी के लिए यह विदाई है। वह फिर उसे बताती है कि उसे घर भेजने के लिए एक पोर्टल तैयार करने के लिए वास्तव में इस समय की आवश्यकता नहीं थी और उसने इस प्रक्रिया में देरी की क्योंकि उसने उसके साथ बिताए कुछ दिनों का आनंद लिया। आर्थर यह सुनकर रोना शुरू कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि वह अभी उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, भले ही उसने वादा किया हो कि वह हर किसी को प्यार करता है जिसे वह प्यार करता है। सिल्विया उसे बताता है कि उनका वादा इस स्थिति में लागू नहीं होता है और उसे जल्दी करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि उसे परवाह नहीं है कि क्या वह एक ड्रैगन या एक दानव है, क्योंकि वह उसके लिए परिवार है और आप कभी भी परिवार को पीछे नहीं छोड़ते हैं। सिल्विया आर्थर को बताता है कि उसके पास पहले से ही एक माँ है, इसलिए वह अपनी दादी को बुलाने का फैसला करता है और ड्रैगन यह सुनकर रोने लगती है।
वह फिर आर्थर को पोर्टल में ले जाती है और वह अंडे और पंख को अपने साथ ले जाती है। लेकिन जैसे ही वह पोर्टल में प्रवेश करता है और सिल्विया को एक अंतिम अलविदा कहने के लिए वापस मुड़ता है, वह खुद को खींचता हुआ पाता है। एक बार जब वह चला जाता है तो सिल्विया अपनी शक्ति जारी करता है और गुफा में समय को सामान्य कर देता है। तुरंत दानव के हमले से टकरा जाता है। वह जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर चलता है, अपनी जीत के बारे में आश्वस्त है, सिल्विया ने उस पर एक तेजी से एक खींच लिया, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज में अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट कर दिया। दूसरी ओर आर्थर पोर्टल के माध्यम से यात्रा कर रहा है, जहां वह फिर से सिल्विया की आवाज सुनता है। वह उसे बताती है कि दुखी होना ठीक है, लेकिन उसे उस उदासी को एक दिन खुशी में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आर्थर उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि वह जानती है कि वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वह इतिहास का सबसे मजबूत राजा था। आर्थर यह सुनकर हैरान है कि वह अपने पिछले जीवन के बारे में जानती है और वह सिल्विया से पूछना चाहती है कि क्या वह थी जो उसे इस दुनिया में लाया था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, वह पोर्टल से बाहर निकलता है। आर्थर को सिल्विया के बारे में रोने के बाद वह उठता है और क्रिस्टल अंडे को अपनी थैली के अंदर रखता है। फिर वह यह पता लगाने के लिए चारों ओर देखता है कि वह खतरों से भरे घने जंगल में है। आर्थर अचानक एक लड़की को दूरी में चिल्लाते हुए सुनता है और वह उसे देखने के लिए पेड़ों के माध्यम से छलांग लगाता है। वह जल्द ही एक योगिनी लड़की का अपहरण करने वाले डाकुओं का एक गुच्छा पाता है और इस बारे में बात कर रहा है कि अगर वे उसे एपस्टीन द्वीप पर बेचते हैं तो उन्हें बहुत पैसा कैसे मिल सकता है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसके समूह पर डाकुओं द्वारा हमला किया गया था और उन्होंने उसके साथ एक ही काम करने की योजना बनाई। वह योगिनी लड़की को अपहरण करते हुए देखकर उग्र हो जाता है, लेकिन सिल्विया के अपने वादे के बाद वह अपने क्रोध को उसका उपभोग नहीं करने देता। इसके बजाय वह डाकुओं का पालन करने का फैसला करता है क्योंकि वे निश्चित रूप से उसे निकटतम मानव बस्ती में ले जाएंगे। शाम को जब डाकू एक ब्रेक लेते हैं तो वे उसे बेचने से पहले लड़की के साथ मस्ती करने के बारे में बात करने लगते हैं और यह वह जगह है जहां आर्थर लाइन खींचता है। वह इन पीडीएफ फाइलों से निपटने के लिए मैना इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर नोटिस करता है कि वे जादू के रंगों का उपयोग करके जंगली राक्षसों को नियंत्रित कर रहे हैं। वह जानवरों पर कुछ नट फेंकता है जिससे वे सतर्क हो जाते हैं और जोर से हाउल हो जाते हैं। डाकुओं को घबराहट होती है क्योंकि यह सभी प्रकार के राक्षसों को उनकी ओर आकर्षित कर सकता है और उनमें से एक तुरंत उन्हें सबमिशन में हरा देता है। आर्थर इस पल का इंतजार कर रहा था और वह दस्यु के पीछे जाने और उसे मारने से पहले उसके हाथ के चारों ओर मन का एक ब्लेड बनाता है। वह दस्यु का चाकू चुराता है और बस एक और आदमी वहां आता है जो उसकी तलाश में आता है। आर्थर उसे मारता है इससे पहले कि वह एक आवाज कर सके, लेकिन वह पाता है कि उसके शरीर में सहनशक्ति का अभाव है कि वह इतना घूमने के लिए है। इससे पहले कि उसके पास आराम करने का समय हो, एक तीसरा दस्यु अपने दोस्तों की तलाश में आता है और आर्थर तुरंत उस पर हमला करता है। हालांकि वह केवल अपने पैर को घायल कर सकता है और दस्यु अपने दोस्त को बाहर बुलाता है, उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उनके साथ एक युवा दाना मिला है। चौथा बैंडिट उत्साहित हो जाता है क्योंकि इतनी कम उम्र के जादू उपयोगकर्ता दुर्लभ हैं और उसे बेचकर बहुत पैसा मिल सकता है। वह उसे चोट नहीं पहुंचाने का फैसला करता है और इसके बजाय जादू का उपयोग करने के लिए तलवार को नीचे रखता है। फिर वह आर्थर में अपने जादुइन संक्रमित पंजे के साथ छलांग लगाता है जो उनके नीचे जमीन को कुचलते हैं। आर्थर किसी तरह हमले को चकमा देता है और फिर दस्यु को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे ज्यादा तेज है। आर्थर अंत में जुड़े एक धागे के साथ उस पर चाकू फेंकता है, लेकिन अनुभवी डाकू जल्दी से उसे पकड़ लेता है और फिर उसकी ओर चकरा देता है। वह लड़के को उसे नीचे गिराने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ मारता है और फिर उसे उल्टा पकड़ लेता है। लेकिन तब आर्थर अपने पैर पर फायर मैजिक का उपयोग करता है जिससे उसे छोड़ने के लिए दस्यु को मजबूर किया गया। दस्यु ठीक होने से पहले आर्थर ने चाकू को फिर से उस पर फेंक दिया और इस बार वह इसे अपनी गर्दन के चारों ओर घुमाता है ताकि वह ब्लेड को चकमा न दे सके क्योंकि यह उसके माथे को छेदता है। आर्थर तब अंतिम दस्यु के साथ काम करता है और एल्फ गर्ल को मुक्त करता है जो उसे अपने अतीत से किसी की याद दिलाता है। वह जल्दी से स्मृति से बाहर निकलता है और लड़की को बताता है कि वह अब घर जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह चिंतित हो जाती है क्योंकि वह अपनी चोटों को देखती है। आर्थर उसे बताता है कि यह कुछ भी गंभीर नहीं है और फिर लाशों को कवर करता है ताकि लड़की को भयानक दृष्टि न दिखाई दे। वह अभी भी उनके बारे में उत्सुक है, इसलिए वह उसे बताती है कि वे एक दुर्घटना के साथ मिले थे और वे उसे अब और परेशान नहीं करेंगे। आर्थर तब गाड़ी में कुछ सामान ढूंढता है और लड़की को अब घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह अपना हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वह डरती है। वह उसे साथ ले जाने के लिए भीख मांगती है और वह उस पर दया करने का फैसला करती है और उसे टैग करने की अनुमति देती है। वह तब गुलाम राक्षसों की ओर मुड़ता है और उन्हें अपने दुख से बाहर निकालने का फैसला करता है क्योंकि यह उन्हें मुक्त करने के लिए एक अच्छा विचार नहीं लगता है। दूसरी ओर योगिनी लड़की सींग वाले भेड़ियों को मुक्त करने का फैसला करता है क्योंकि कल्पित बौने सभी जीवन रूपों का सम्मान करते हैं और यदि वह राक्षसों को मुक्त नहीं करता है तो वे मर जाएंगे। आर्थर ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उसे यकीन है कि राक्षस उन पर हमला नहीं करेंगे। वह उन्हें मुक्त करती है और राक्षस वास्तव में शांति से छोड़ देते हैं, जिससे आर्थर ने प्रकृति के साथ लड़की के संबंध में अचंभा कर दिया। उसके बाद वह अपने घर को छोड़ने का फैसला करता है और जैसे ही वे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं उसे पता चलता है कि उसका नाम ताशा है। वह कुछ खाना पकाता है और उसे खाने के लिए कहता है, भले ही वह भूखा न हो क्योंकि इससे उसे ताकत बनाने में मदद मिलेगी। और वे शब्द उसे सिल्विया की याद दिलाते हैं। वैसे भी वह भोजन के बारे में उपद्रव करते हुए नोटिस करता है क्योंकि यह अच्छा स्वाद नहीं लेता है और कुछ मीठा खाने की मांग करता है। आर्थर सोचता है कि उसे उससे सीखना चाहिए कि कैसे एक सामान्य बच्चा होने का नाटक करना है क्योंकि वह अपनी उम्र का पहला बच्चा है जो वह कभी मिला है।
टेस तब उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और आर्थर उसे बताता है कि वह अपने माता पिता से अलग हो गया। वे कल्पित बौने गांव को खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आर्थर वांछित की तुलना में काफी लंबा समय लगता है। टेस उसे अपने गांव के बारे में बताता रहता है और आर्थर को पता चलता है कि मनुष्यों की तुलना में कल्पित बौने का जीवन काफी अलग है। अचानक वह उनके पीछे एक सींग वाले भेड़िया को महसूस करता है और वह उसे मारने का फैसला करता है। रात में वह टेस को तंबू में सोने के लिए कहता है, जबकि वह बाहर देखता रहता है और फिर क्रिस्टल अंडे को देखना शुरू कर देता है जो सिल्विया ने उसे दिया था। जैसा कि वह सोच रहा है कि यह वास्तव में क्या है, टेस उसे बाहर बुलाता है, उसे तंबू के अंदर आने के लिए कहता है। वह वादा करती है कि वह उसे अपने परिवार से गुप्त रखेगी कि वह उसके साथ सोती थी, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि वह बाहर ठीक है। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगती कि टेस तंबू में अकेले रहने से डरता है और वह उसके अनुरोध को हास्य देने का फैसला करता है और तंबू के अंदर चला जाता है। वहां टेस ने सभी मनुष्यों पर आरोप लगाया कि वे कई पत्नियां हैं और आर्थर सिर्फ इच्छाएं हैं कि यह सच था। वह टेस से पूछता है कि उसे किसने बताया और वह उसे बताती है कि यह उसका दादा था। आर्थर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि केवल रईसों के पास कई पत्नियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसा है, लेकिन टेस अपने जवाब के माध्यम से आधे रास्ते में सो जाता है। अगले दिन वे अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं और टेस आर्थर के आसपास तेजी से आराम से बढ़ने लगता है। वह लोकी से नाराज है क्योंकि वह जल्दी करना चाहता है और अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। और फिर एक और समस्याग्रस्त बात होती है। वह अपने मोनोकोर में एक तेज दर्द महसूस करना शुरू कर देता है जो उसे इतना कमजोर बनाता है कि वह भी नहीं चल सकता। और टेस कुछ जड़ी बूटियों को खोजने के लिए जंगल में भागता है जो उसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आर्थर अकेला बैठा है, दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा है, सींग वाले भेड़िया को वह पहले मुक्त कर देता है। आर्थर ने यह सोचकर कहा कि राक्षस ने उस पर हमला करने के लिए चुना जब वह अपने सबसे कमजोर पर होता है और बस टेस जड़ी बूटियों के साथ लौटता है। वह उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि राक्षस उन पर हमला करने के लिए बाहर है, लेकिन हमला करने के बजाय राक्षस जमीन पर एक मृत सूखा छोड़ देता है और वापस जंगल में जाता है। आर्थर वास्तव में इससे भ्रमित है, लेकिन टेस उत्साह से उसे बताता है कि जानवर अपने जीवन को बचाने के लिए एहसान को चुकाना चाहता था। सुअर का मांस खाने से आर्थर बेहतर महसूस कराता है और फिर टेस उसे बताता है कि उसे कोई जड़ी बूटियां नहीं मिली, लेकिन उसे कुछ मशरूम मिले जो उसके गांव की महिलाएं हर समय खाते हैं। आर्थर उन्हें बिना सोचे समझे बिना खाता है, लेकिन फिर उसे दस्त का एक बुरा मामला मिलता है। उसके बाद वे दोनों तंबू में लौटते हैं और टेस ने आर्थर को मानव और बौने राज्यों की कहानियों के बारे में बताना शुरू कर दिया है जो उसने अपने दादा से सुना है। वह कहती है कि वह वास्तव में उन राज्यों को देखना चाहती है, लेकिन जाहिर है कि वे बुरे लोगों से भरे हुए हैं, इसलिए वह वहां नहीं जा सकती है और एल्फ गांव में बाहरी लोगों को अनुमति नहीं है। आर्थर केवल आधे को सुनता है कि वह क्या कह रही है क्योंकि उसकी थकान उसे पकड़ लेती है और वह सो जाता है। अगले दिन आर्थर का दर्द वापस आ जाता है, लेकिन वह इसे किसी तरह समाप्त कर देता है क्योंकि योगिनी गांव पास में है। टेस आर्थर को बताता है कि वे अब पहले से ही दोस्त हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि इसका जवाब कैसे दिया जाए क्योंकि उसके पास कभी कोई दोस्त नहीं था और उनके बीच चीजें अजीब नहीं होती हैं। आर्थर अपने पुराने जीवन में एक दोस्त के लिए निकटतम व्यक्ति को याद करना शुरू कर देता है और उसने उसे कैसे मार डाला, जब अचानक टेस उत्साह के साथ चिल्लाने लगती है क्योंकि वह एल्फ गांव के दरवाजे को देखता है। आर्थर इसे देखकर हैरान है, लेकिन टेस ने अपना हाथ उसकी ओर रखा, उसे उसके साथ आने के लिए कहा। वह अपना हाथ ले जाता है और एल्फ गांव में जाता है, जहां एक घुसपैठिया को महसूस करते हुए गार्ड का एक गुच्छा तुरंत आता है। आर्थर यह भी नहीं समझता कि क्या हो रहा है क्योंकि गार्ड उसे गिरफ्तार करते हैं और जैसा कि वह टेस की आंखों में एक उदासीन रूप देखता है, वह आश्चर्य करता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसा कि आर्थर देखता है कि टेस अपनी दलीलों के बावजूद चुप है, उसे पता चलता है कि वह उस पर भरोसा करने के लिए बहुत जल्दी है। भले ही उसने उसे जंगल में अपना दोस्त कहा, लेकिन आर्थर सोचता है कि इस तरह की स्थितियों में शब्दों का कोई मतलब नहीं है। वह यह सोचकर घबराता है कि उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था और योगिनी सैनिक उसे मारने के लिए अपने हथियार खींचते हैं। टेस तुरंत कार्रवाई में स्प्रिंग्स करता है क्योंकि वह प्रक्रिया करती है कि क्या हो रहा है और गार्ड को रोकने के लिए कहता है। वे उसे बताते हैं कि आर्थर एक खतरनाक इंसान है और उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने से पहले उसे खत्म करना होगा। टेस उसे बताता है कि आर्थर उसका दोस्त है जिसने उसे बचाया, लेकिन गार्ड उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह आर्थर पर टेस को ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है जब अचानक एक शक्तिशाली आवाज उसे बंद करने के लिए कहती है। अचानक एक पोर्टल उनके सामने दिखाई देता है और एक पुराना योगिनी इसके बाहर कदम रखता है, सैनिकों को बताता है कि लड़के को एक बार जाने दें। जैसा कि टेस आर्थर पर जांच करने के लिए जाता है, वह उसे धमकी देने के लिए सैनिकों पर चाबुक मारती है, लेकिन पुराने योगिनी जो उसके दादा हैं उसे बताती हैं कि उनकी प्रतिक्रिया यह देखते हुए उचित थी कि एक मानव लापता राजकुमारी के साथ उनके राज्य में आया था। योगिनी तब खुद को वायरियन के रूप में, कल्पित बौने के पूर्व राजा के रूप में पेश करती है और अपनी पोती के साथ साथ उनके राज्य की राजकुमारी को बचाने के लिए आर्थर को धन्यवाद देती है। यह आर्थर के लिए खबर है और उसके पास यह विश्वास करने में कठिन समय है कि यह डमी एक राजकुमारी है, लेकिन वह उसे एक स्मॉग मुस्कान देती है। वेरियन उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त को उसकी शाही स्थिति के बारे में नहीं बताया, और जब टेस का कहना है कि उसने किया था, आर्थर शर्त लगा सकता है कि उसने नहीं किया। तभी उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं और टेस अपनी बाहों में भाग जाता है। उसके पिता आर्थर को देखते हैं और किसी भी अन्य नस्लवादी योगिनी की तरह वह सैनिकों को तुरंत उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वेरियन बताते हैं कि एक इंसान होने के बावजूद आर्थर ने टेस को बचाया और अपने घर को बचाया।
टेस भी उसके लिए बोलता है और अपने पिता को मजबूत करने के लिए आर्थर को उनके महल में आने देता है। वेरियन आर्थर को बताता है कि उन्हें बाद में एक चैट करने की आवश्यकता है और वह पुराने योगिनी से कुछ रहस्यमय शक्ति महसूस करता है। इसके साथ टेस ने आर्थर का हाथ पकड़ लिया और शहर से गुजरना शुरू कर दिया। वह इसे देखकर चकित है, लेकिन कल्पित बौने मनुष्यों के साथ युद्ध के लंबे इतिहास के कारण गुस्से और घृणा के साथ उसे घूरते रहते हैं। आर्थर इससे चिंतित नहीं है, लेकिन वह टेसा के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति के बारे में चिंतित है जब उसने पहली बार उसकी मदद मांगी। वह अपनी सीने में दर्द से भी उलझन में है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। जल्द ही वे महल तक पहुंचते हैं और टेस सभी नौकरानियों को आर्थर की सेवा करने के लिए कहता है जो उन्हें मिला है। वह अपने स्थान पर अपने प्रवास की योजना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन आर्थर को लगता है कि उसे अपने माता पिता को किसी भी चीज से पहले अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहिए। वे उसे उनसे बात करने की अनुमति देते हैं, लेकिन टेस उसे मेज पर एक सीट पर ले जाता है और जारी रखने से पहले चाय और स्नैक्स का आदेश भी देता है। आर्थर आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह इंसान के लिए इस तरह के उपचार को प्राप्त करना ठीक है, और फिर टेसा के पिता एल्डुइन ने अपना और अपनी पत्नी मायरियल का परिचय दिया। आर्थर ठीक से अपना परिचय देता है और उनका स्वागत करता है, और एल्डुइन अपनी खराब पृष्ठभूमि के बावजूद अपने शिष्टाचार से काफी प्रभावित है। इसके साथ आर्थर ने कहानी बताना शुरू कर दिया कि कैसे उन्होंने टेस को दास व्यापारियों से बचाया, और जब वे इसके बारे में सुनते हैं तो उसका परिवार नाराज होता है। वे उसके लिए भी मनुष्यों को शाप देने लगते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें पेशे को शाप देने के लिए कहता है, न कि दौड़ को। वेरियन उससे पूछता है कि उसने दास व्यापारियों से टेस को कैसे मुक्त किया, और आर्थर ने खुलासा किया कि वह एक दाना है। राजा को यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह दास व्यापारियों को हरा सकता है, और योगिनी सैनिक इस बारे में और भी अधिक मुखर हैं। वे आर्थर पर एक बार फिर से टेस को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वायरियन उन्हें आदेश नहीं दिया जाता है जब तक कि वे आदेश नहीं देते। टेस भी आर्थर के समर्थन में आगे आता है, उन चीजों को बताते हुए जो उसने बुरे लोगों को सुना है। उसकी माँ उसे आराम करने के लिए उसे गले लगाती है, और फिर उसके पिता आर्थर से कहते हैं कि वह उसकी कहानी पर विश्वास करता है। आर्थर ने तब एल्डुइन को अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए उसे चुकाने के तरीके के रूप में अपने परिवार को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन वह उस मांग को अनुचित कहता है। वह कहता है कि वह बर्बर मनुष्यों की मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन आर्थर जवाब देता है कि अगर वह इस तरह से काम करता है तो वह खुद एक बर्बरता की तरह व्यवहार करेगा। यह सुनकर एल्डुइन को कौन हो जाता है, लेकिन वह अभी भी आर्थर की मदद करने से इनकार करता है। अचानक टेस ने उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए उसे घूरना शुरू कर दिया। एल्डुइन जल्दी से सिलवट करता है और आर्थर को बताता है कि आमतौर पर ह्यूमन किंगडम के लिए गेट को हर 7 साल में केवल एक बार खोला जा सकता है, लेकिन वे उसे यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसलिए वह कुछ सैनिकों को घर से बचने के लिए भेजेगा। आर्थर यह सुनकर खुश है, लेकिन फिर अचानक उसकी छाती में दर्द पहले से कहीं अधिक तीव्रता के साथ लौटता है। वह किसी तरह दिन भर दर्द को समाप्त करता है और रात में वह कुछ ताजी हवा पाने के लिए अपने कमरे की बालकनी में जाता है। वह टेस को अपने माता पिता के साथ एक कमरे में खुशी से खेलते हुए देखता है और वह उसे अपने माता पिता की याद दिलाता है। आर्थर आश्चर्यचकित करता है कि क्या वे ठीक हैं, भले ही वह मानता है कि वे डाकुओं के हमले से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। वह उन्हें याद करता है और आश्चर्य करता है कि क्या वे उसे फिर से देखकर खुश होंगे क्योंकि टेस के माता पिता अभी हैं। वह दुखी हो जाता है जितना वह उनके बारे में सोचता है, और टेस ने इसे नोटिस किया। वह तुरंत उसे देखने के लिए दौड़ती है और अपने परिवार की ओर से माफी मांगती है क्योंकि हर कोई उसके लिए असभ्य है। आर्थर जवाब देता है कि यह ठीक है, और फिर टेस को ताना मारता है कि वह अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए और उनके द्वारा खराब हो गया। टेस इससे नाराज हो जाता है और उसे बताता है कि उसके माता पिता उसके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे जैसे वह उनके पास लौटता है, और यह आर्थर को और भी अधिक चिंता करता है। वह टेस से सत्यापन की तलाश करता है, यह पूछते हुए कि क्या उसके माता पिता वास्तव में उसे हर चीज के बावजूद देखकर खुश होंगे। टेस अचानक अपना चेहरा पकड़ लेता है, उसे बताता है कि यह स्पष्ट है कि उसके माता पिता उसे याद करेंगे क्योंकि वह उनके साथ नहीं है। वह उसे बताती है कि वह पहले से ही उसे याद कर रही है क्योंकि वह जल्द ही घर जा रही है, और आर्थर अवाक रह गया है। तभी एक फूल की चमकती पंखुड़ियां जो फायरफ्लाइज की तरह दिखती हैं, हवा में तैरने लगती हैं, और दोनों अपनी सुंदरता को निहारने में खो जाते हैं। अचानक वह इसके बारे में सोचना बंद करने का फैसला करता है और पल में बस थोड़ा सा रहता है जब अचानक वह टेस की ओर आने वाले हमले को महसूस करता है। वह जल्दी से हमले को अवरुद्ध कर देता है और फिर हमलावर की ओर बढ़ता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह वायरियन है। आर्थर ने पुराने योगिनी को बाहर निकाल दिया, पूछा कि क्या वह अपनी पोती को मारना चाहता है, लेकिन वेरियन उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में किसी को पंखुड़ियों से मार सकता है। उन्हें अब यकीन है कि आर्थर ने वास्तव में दास व्यापारियों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन टेस इस पर पागल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दादा उसके दोस्त को धमका रहा है। हालांकि वेरियन ने उसे आश्वासन दिया कि वह किसी को धमकाने की योजना नहीं बनाती है, और वह सिर्फ आर्थर को काफी दिलचस्प लगता है। वह एक छोटी लकड़ी की तलवार को बुलाता है और लॉन पर टेस डालने से पहले अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए आर्थर को पास करता है। वेरियन ने आर्थर को शुरू करने के लिए संकेत दिया और वह तुरंत उस पर चार्ज करता है। वह पुराने योगिनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि वह काफी तेज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्थर जादू का उपयोग करके अपनी गति को कितना बढ़ाता है, वह विरन पर एक भी हिट नहीं कर सकता है।
पुरानी योगिनी तब अपने एक हमले को अवरुद्ध करती है, इस प्रक्रिया में अपनी तलवार को चकनाचूर कर देती है। तलवार से एक टुकड़ा टेस की ओर सही उड़ता है और आर्थर ने इसे डिफ्लेक्ट करने के लिए तलवार के झुकाव को फेंक दिया। वायरियन को उनके कौशल से रोक दिया जाता है और इस मौके का उपयोग करने से आर्थर ने शरीर के विस्फोट का उपयोग करके उन्हें हराने का फैसला किया। हालांकि वेरियन इसे पूरी तरह से वृत्ति पर अवरुद्ध करता है। आर्थर या तो हार मानने को तैयार नहीं है और वह फिर से उस पर आरोप लगाता है, उसे माथे में मारता है। वायरियन वास्तव में प्रभावित है कि आर्थर एक हिट में मिला और वह उसे राउंड 2 के लिए तैयार होने के लिए कहता है। लेकिन फिर टेस ने अचानक उसे पीछे से मार डाला और उसे अपने दोस्त को धमकाने से रोकने के लिए कहा। वायरियन उसे बताता है कि वह किसी को बदमाशी नहीं कर रहा था और इसके बजाय अगर वह वापस आयोजित करता है, आर्थर उसे धमकाने वाला होगा। आर्थर सोचता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में विश्वास नहीं करता है कि वह क्या कह रहा है, लेकिन वह विनम्रता से उसे कम करके उसे बहुत धन्यवाद देता है। वेरियन उसे बताता है कि वह उसे कम नहीं कर रहा है और अगर वह वास्तव में आभारी है तो उसे उसका छात्र बनना चाहिए। आर्थर इस प्रस्ताव से हैरान है जो कहीं से भी निकला है और वह वायरियन को बताता है कि वह यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसके माता पिता चिंतित होंगे। पुरानी योगिनी ने जवाब दिया कि अपने माता पिता को यह बताने का एक तरीका है कि वह यहाँ सुरक्षित है और इससे पहले कि आर्थर इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, सीने में दर्द फिर से शुरू होता है जिससे वह अपने घुटनों पर लाए। वेरियन ने इस पर भी पहले भी ध्यान दिया था और अब उन्हें यकीन है कि आर्थर को एक जानवर विरासत में मिला है। वह लड़के को अपने छात्र बनने के लिए कहता है या वह अपने माता पिता से मिलने का मौका पाने से पहले अपना जीवन खोने जा रहा है। उस रात बाद में जैसा कि आर्थर सो रहा है, वह अचानक अपने सीने में वही तेज दर्द महसूस करता है। वह इसे वश में करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन दर्द तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वह उसके शरीर से गुजरता है और उसके सामने प्रकट होता है। आर्थर अपनी आंखें खोलता है और एक अंधेरे आकृति को देखती है जो उस पर हाथापाई करती है। वह सहज रूप से अंधेरे राक्षस से डरता है, लेकिन अंदर गहराई से वह इसे एक चिकित्सक की तरह विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि क्या राक्षस उसकी चिंता या उसकी भारी जिम्मेदारियों का व्यक्ति है और राक्षस के पास जाने के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वह टेस को जागने के लिए कहते हुए सुनता है। जैसा कि आर्थर दुःस्वप्न से उठता है, वह टेस को उसके ऊपर बैठे हुए देखता है और खुशी से उसे सुप्रभात की शुभकामनाएं देता है। आर्थर सुबह में उसके कष्टप्रद चेहरे को पहली बात नहीं देखना चाहता और वह उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने सपनों में राक्षस के कारण ठीक से सो नहीं सकता था। वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन टेस को गुस्सा आता है यह सोचकर कि वह उसे एक राक्षस कह रहा है। वह उसे जागने के लिए कहती है क्योंकि उसके दादा उसका इंतजार कर रहे हैं। वह उसे बिस्तर से खींचती है और आर्थर के पास तैयार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टेस तब उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसके साथ रहने वाला है और वह जवाब देता है कि वह अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन वेरियन के पास उसे दिखाने के लिए कुछ है जो उसका मन बदल सकता है और आर्थर उसके बाद अपना निर्णय लेना चाहता है। इसके तुरंत बाद आर्थर और टेस बाहर जाते हैं, जहां राजा एल्डुइन वेरियन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मानव को कल्पित बौने के राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि वायरियन अपने तर्कों को नहीं सुनता है और अपनी गाड़ी में मिलता है, यह कहते हुए कि वह आर्थर को पसंद करता है और यह कहानी का अंत है। तभी टेस भी अपने सामान्य आर्थर के साथ कूदता है, मेरे जीवन मेलोड्रामा को बचाया। लेकिन उसके पिता उसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि यह उसके बारे में नहीं है। खैर, वेरियन उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह बच्चों को अपनी गाड़ी में आमंत्रित करता है और साथ में वे पुराने योगिनी के एक दोस्त को देखने के लिए सवारी करते हैं। वेरियन और टेस गाड़ी के अंदर ध्यान करना शुरू करते हैं और आर्थर ऊब जाते हैं, इसलिए वह वेरियन से पूछता है कि यात्रा कितनी देर लगने वाली है। तभी टेस अपने कंधे पर गिरता है क्योंकि वह सो रही थी और ध्यान नहीं कर रही थी, और वेरियन का कहना है कि वह आज जल्दी जाग गई क्योंकि वह उनके साथ आना चाहती थी। वह कहता है कि क्योंकि टेस शाही सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, उसने जीवन भर कभी कोई वास्तविक दोस्त नहीं किया है। वह लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करती है और ज्यादातर लोगों से अपनी भावनाओं को छुपाती है, लेकिन वह वास्तव में आर्थर के साथ सहज है। वेरियन धन्यवाद आर्थर इसके लिए क्योंकि जब टेस उसके साथ होता है तो वह स्वतंत्र रूप से मुस्कुराता है। आर्थर इस बात से प्रभावित है कि वेरियन इतना विनम्र है कि वह एक बच्चे को धन्यवाद दे सकता है और इससे उसे यह विश्वास मिलता है कि वह पुराने योगिनी पर भरोसा कर सकता है। जल्द ही उनकी गाड़ी समाज से अलग एक घर के सामने रुक जाती है और आर्थर उस आदमी को देखने के लिए उत्सुक है जो पूर्व राजा को अपने घर की यात्रा भी कर सकता है। अचानक वेरियन दरवाजे पर चलता है और उसे लात मारता है, बाहर आने के लिए अपने दोस्त के अंदर चिल्लाता है। फिर वह यह देखने के लिए करीब जाता है कि क्या कोई आ रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसके चेहरे पर दरवाजा खोलता है और उसे चिल्लाना बंद करने के लिए कहता है। वेरियन तब उसे रिन्या, उसके पुराने दोस्त और अद्वितीय कौशल के साथ एक जादूगर के रूप में पेश करता है। वह कहता है कि वह आर्थर को अपनी शक्तियों से मदद कर सकती है और वह सभी को अंदर जाने के लिए कहती है ताकि वे तुरंत शुरू कर सकें। रिन्या का घर किताबों से भरा है और आर्थर आश्चर्यचकित है कि कैसे उसकी तरह एक बेवकूफ उसकी मदद करने जा रहा है। वह कहता है कि दादाजी वेरियन ने उसे बताया कि उसके पास एक जादू है जो उसे अपने माता पिता से संपर्क करने में मदद कर सकता है, और रिन्या हंसता है, वेरियन को बताता है कि वह बच्चे पर काफी नरम हो रहा है। वह फिर आर्थर को बताती है कि वह एक दिव्य है, जिसका अर्थ है कि वह अतीत और भविष्य को देख सकती है। वह अपनी शक्तियों को सक्रिय करती है और पाती है कि आर्थर इतना खास है कि वह अपने सच्चे अतीत को नहीं देख सकती। हालांकि वह जानती है कि वह यहाँ एक भविष्यवाणी के लिए नहीं है, बल्कि अपने माता पिता को फिर से देखने के लिए है और उन्हें बताएं कि वह अच्छी तरह से है।
आर्थर पुष्टि करता है और फिर रिनिया ने उसे अपने माता पिता को स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए कहा कि वह पानी की एक बाल्टी पर झुकते हुए कर सकता है। आर्थर अपने सभी मस्तिष्क कोशिकाओं को अपने माता पिता को उसके सामने चित्रित करने पर केंद्रित करता है। इस बीच उनके माता पिता शहर में अपने नए घर में दोपहर का भोजन कर रहे हैं। एलिस ने स्टू को कुक किया और रेनॉल्ड्स को परोसता है क्योंकि वह कहती है कि आर्थर स्टू से भी प्यार करता था। वह अचानक दुखी और उदासीन हो जाती है क्योंकि आज आर्थर का जन्मदिन है और वह अब उनके साथ नहीं है। वह याद करती है कि जिस दिन वह चट्टान से कूदती थी उस दिन वह कितनी तबाह हो गई थी, और रेनॉल्ड्स यह भी याद करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को खोने के लिए खुद को मूर्खतापूर्ण किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी गलती है। शुक्र है उसके दोस्त उसे उससे बाहर निकालने में मदद करने के लिए वहां थे। जल्द ही वे शहर में पहुंचे और उनके पार्टी के सदस्यों ने घर लौटते ही उन्हें अलविदा कहा। रेनॉल्ड्स एक जीवित कमाने के लिए एक सैनिक बन गया और फिर शहर में एक घर खरीदा। वह और एलिस अब सामान्य रूप से जीने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वे वास्तव में आर्थर को याद करते हैं। जब वे उसके बारे में सोचते हैं तो वे भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक वे आर्थर की आवाज को उन्हें फोन करते हुए सुनते हैं। वे दोनों शुद्ध आश्चर्य में अपनी सीटों से उठते हैं और आर्थर उन्हें बताता है कि यह स्टू में मैजिक शूम का प्रभाव नहीं है और वह वास्तव में उनसे बात कर रहा है। वह उन्हें बताता है कि वह जीवित और अच्छी तरह से है और वर्तमान में वह कल्पित बौने में रह रहा है। वह बताते हैं कि वह उनसे संपर्क करने के लिए एक विशेष जादू का उपयोग कर रहा है और भले ही वह वास्तव में घर आना चाहता है, वह अभी ऐसा नहीं कर सकता है। आर्थर ने खुलासा किया कि उसके शरीर के साथ कुछ गलत है और उसे इसके लिए इलाज की आवश्यकता है, लेकिन वह वादा करता है कि एक बार इलाज हो जाने के बाद वह घर चला जाएगा। उनके माता पिता को यह जानने के लिए आंसू में ले जाया जाता है कि वह जीवित हैं और आर्थर उन्हें अगली बार जब तक बात नहीं कर सकते हैं तब तक ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आर्थर उन्हें बताता है कि वह वास्तव में उनसे प्यार करता है। उसके साथ रोने लगता है और जैसे जैसे उसके आंसू बाल्टी में गिरते हैं उसकी एकाग्रता और रिनिया का जादू टूट जाता है। उसके बाद आर्थर खुद को शांत करता है और वायरियन से अनुरोध करता है कि वह उसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करें। जल्द ही वे महल तक पहुंचते हैं और वेरियन अपने बेटे को यह घोषित करने का आदेश देते हैं कि आर्थर उनका छात्र बनने जा रहा है। अल्डुइन उस बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन वेरियन ने घोषणा की कि आर्थर के कारण वह पूरी जिम्मेदारी लेगा। खैर, एल्डुइन और उनकी पत्नी अपने कठोर निर्णय को सुनकर गुना और वे आर्थर का औपचारिक रूप से अपने राज्य में स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि वे उसके साथ व्यवहार नहीं करने के लिए भी माफी मांगते हैं और साथ ही उन्हें पहले भी होना चाहिए था, और आर्थर को पता चलता है कि कल्पित बौने के राजा अभी भी अपने डैडी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। वह यह जानकर खुश है कि और वह एल्डुइन का हाथ हिलाता है, उसका स्वागत स्वीकार करता है। अचानक टेस ने उन्हें बाधित कर दिया। अपने पिता से कहा कि अगर वह वास्तव में आर्थर को एक अतिथि के रूप में स्वीकार करता है तो उसे उसके साथ बाहर खेलने देना चाहिए क्योंकि वह उसे शहर का दौरा देना चाहता है। वह उसके लिए नहीं कह सकता है, और जल्द ही टेस ने आर्थर को बाजार के माध्यम से खींच लिया, उसे उन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जो वे बेचते हैं। आर्थर गलती से एक गोरा योगिनी लड़के में टकरा जाता है और तुरंत माफी मांगता है, लेकिन शका नस्लवादी टुकड़ा उसे घृणित कहता है और कहता है कि उसे अब उस पर मानव कीटाणु मिले हैं। वह बिना किसी कारण के आर्थर के सामने भावना करना शुरू कर देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वेरियन द्वारा स्वीकार किया गया था क्योंकि वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति बने रहेंगे। आर्थर को नहीं मिलता है कि इस आदमी का सौदा क्या है, और जल्द ही अन्य बच्चे भी उसे मानव साम्राज्य में वापस जाने के लिए कहना शुरू कर देते हैं। टेस उसे नस्लवादी गधे को ध्यान में नहीं रखने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर थोड़ा शरारती महसूस कर रहा है। गोरा लड़का फे उसे उसके साथ जाने का मौका देता है क्योंकि वह अपनी महान स्थिति को दूर करता है और टेस से कहता है कि वह उसे एक इंसान के बजाय उसे एस्कॉर्ट करने देता है। हालांकि टेस ने अपने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आर्थर तुरंत काम करता है जैसे वह फे का नाम जानता है और इस तथ्य को कि वह एक बड़ा शॉट है। हालांकि वह जानबूझकर अपने नाम को गलत बताता है और फिर व्यंग्यात्मक रूप से विनम्र है, उसे पेशाब करता है। फे ने इसे स्लाइड नहीं करने दिया और अपनी हंकी को जमीन पर फेंक दिया। आर्थर को एक द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी। टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, यह कहते हुए कि भले ही वह एक महान है, अगर वह अपने दादाजी के छात्र के साथ परेशानी का कारण बनता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फे उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया कि वह कभी भी किसी को भी अपमानित करने के साथ दूर न होने दें। वह आर्थर को ताना मारता है, यह पूछते हुए कि क्या वह एक कायर की तरह भागने जा रहा है क्योंकि उसके कार्य भी उसके शिक्षक के सम्मान को दर्शाते हैं। हालांकि आर्थर आश्चर्यचकित है क्योंकि एक द्वंद्वयुद्ध योगिनी देश में एक बहुत ही आम बात है और कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। खैर, आर्थर द्वंद्वयुद्ध को स्वीकार करने का फैसला करता है और टेस रेफरी बन जाता है। जैसे ही वह स्टार्ट सिग्नल देता है, फे आर्थर की ओर भागता है जो बस उसे घुसा मारता है। फी को सिर्फ एक हिट के साथ ठंड से बाहर कर दिया जाता है और आर्थर निराश महसूस करता है क्योंकि वह उस कचरा बात करने के बाद अधिक उम्मीद कर रहा था। टेस का कहना है कि यह इस तरह से होने के लिए बाध्य था और फिर आर्थर का हाथ पकड़ता है, हंगामा से बचने के लिए उसके साथ भाग रहा है। उनके पास बाजार में कुछ स्नैक्स हैं, पुस्तकालय और कुछ दुकानों पर जाते हैं और उसके बाद वे ठंड के लिए महल लौटते हैं। टेस आर्थर से पूछता है कि क्या वह अपने प्रशिक्षण के बारे में उत्साहित है, लेकिन वह इसके बारे में बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। इससे पहले वेरियन ने स्पष्ट रूप से उसे बताया कि उसका प्रशिक्षण वास्तव में कठिन होगा, लेकिन अगर वह इसे सहन कर सकता है तो वह महान परिणाम देखेगा। इसके बावजूद आर्थर प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत हो गया और उसे आखिरकार टेस को दिखाने के लिए किसी तरह का उत्साह मिलता है। वह उसे बताता है कि वह वास्तव में प्रशिक्षण के बारे में सम्मोहित है और वह अपने हाथों में अपने भविष्य का प्रभार लेने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।
टेस ने जवाब दिया कि वह भी कड़ी मेहनत करेगी और आर्थर उससे पूछता है कि वह क्या करना चाहती है। वह कहती है कि वह बिना किसी अन्य कारण से उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। अगले दिन वायरियन के तहत आर्थर का प्रशिक्षण शुरू होता है और 3 साल एक फ्लैश में गुजरता है। टेस और आर्थर का रिश्ता हमेशा की तरह ही है और वह अभी भी हर सुबह आर्थर को जगाने के लिए आती है। लेकिन अब वह अपने पैरों पर मन का उपयोग करती है, जिससे वह बहुत दर्द महसूस कर रहा है और चिल्लाता है और शिकायत करता है। उन दोनों के बाहर, जहां वे राजा और रानी को एक बैठक के लिए छोड़ते हुए देखते हैं। जैसा कि आर्थर यह सोचकर व्यस्त है कि वे कहां जा रहे हैं, टेस अचानक उसके सामने एक बर्गर रखता है, उसे दसपर्टेन बेडी द्वारा बनाई गई इस स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए कहता है। आर्थर खुशी से बर्गर लेता है, लेकिन वह टेस को चिढ़ाता है, उससे पूछता है कि वह कौन है जिसने इसे बनाया है, और यह उसे नाराज करता है। वह उस पर हमला करती है और आर्थर उसके हमलों को चकमा देता है। प्रशिक्षण मैदान के सभी रास्ते जहां वेरियन उनका इंतजार कर रहे हैं। वह उन्हें ठीक से लड़ने के लिए कहता है और उन्हें लकड़ी की तलवारें फेंक देता है, लेकिन वह जानता है कि आर्थर अब अपने प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए तैयार है। स्पैरिंग सत्र होने के बाद टेस जमीन पर है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस बीच विरन ने आर्थर को जादू के बारे में कहा, यह कहते हुए कि एक के बाद उनके मन को स्थिर करने के बाद वे जादू के 4 मूलभूत तत्वों में से एक प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का तत्व उन्हें मिलता है वह प्रजातियों और कल्पित बौने पर भी निर्भर करता है, विशेष रूप से पवन जादू में अच्छे हैं। वायरियन का कहना है कि बौने आग और पृथ्वी के जादू के साथ अच्छे हैं, जबकि मनुष्य सभी 4 तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उनके पास अभी भी केवल एक मूल तत्व है जो उनके पास स्वाभाविक रूप से है, और हर कोई सभी 4 तत्वों का उपयोग नहीं कर सकता है। टेस अचानक अपने दादाजी से पूछता है कि उसने आर्थर को जादू में प्रशिक्षित क्यों नहीं किया, जबकि वह अपने शरीर को मजबूत कर रहा था क्योंकि उसने ऐसा किया था। वेरियन जवाब देता है कि यह इसलिए है क्योंकि आर्थर कमजोर है, उसे चौंकाने वाला है। वह तब बताते हैं कि आर्थर के मैनिक्योर के अंदर एक शक्तिशाली जानवर की इच्छा है और यह उसके शरीर और मैनिक्योर के बीच संतुलन को परेशान करता है। आर्थर अचानक महसूस करता है कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है क्योंकि वह सुनता है और वेरियन उसे बताता है कि दर्द जानवर की इच्छा के कारण होता है। टेस ने अचानक आर्थर को चिढ़ाना शुरू कर दिया, यह पूछते हुए कि क्या वह ठीक है क्योंकि वह उस पर हमला करने के लिए जादू का उपयोग करती है। आर्थर उसे बताता है कि जब वह उसे मारती है तो यह स्पष्ट रूप से दर्द होता है, लेकिन वह इसी तरह इससे निपटता है। वेरियन तब उसे बताता है कि उसके लिए यह समय है कि वह अपने शरीर के भीतर जानवर को जगाए। यदि वह सफल होता है तो उसे कोई और दर्द महसूस नहीं होगा और वह एक वास्तविक जानवर सैमर बन जाएगा। आर्थर उसके लिए तैयार है और जैसे ही वह जमीन पर बैठता है, वेरियन अपने मन को इकट्ठा करता है। वह कहता है कि वह अपने मैनाकोर में एक चिंगारी को रोशन करेगा और हालांकि यह थोड़ा गर्म लगेगा, यह कुछ भी नहीं है जिसे वह संभाल नहीं सकता है। फिर वह अपने मन को आर्थर के शरीर में इंजेक्ट करता है, जो गर्मी महसूस करते हुए चिल्लाने लगता है। फिर अचानक सिल्विया द्वारा आर्थर के शरीर में छोड़ दिया गया मजबूत मान सक्रिय हो गया, वायरियन के मैना को बलपूर्वक दोहराता है। इसके द्वारा जारी की गई मजबूत शॉक वेव्स के परिणामस्वरूप वेरियन और टेस दोनों को फ्लाइंग भेजा जाता है और आर्थर आश्चर्यचकित करता है कि नरक क्या हो रहा है। जानवर का मान अचानक शांत हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे दोनों कल्पित बौने उसके बारे में चिंता करते हैं। टेस उस पर जांच करने के लिए जाता है, लेकिन आर्थर अचानक बाहर हो जाता है। वह कुछ घंटों के बाद महल में उठता है और वेरियन उसकी तरफ से होता है। पुराने योगिनी ने उससे पूछने से पहले आर्थर की स्थिति पर जांच की कि क्या वह अपने जानवर के बारे में कुछ भी जानता है। आर्थर उसे बताता है कि यह एक अजगर था जिसने उसे यह शक्ति दी थी और वेरियन को गूंगा है क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी। वह आर्थर से कहता है कि वह इसे सभी से गुप्त रखें क्योंकि एक ड्रैगन की इच्छा उसके प्रति अवांछित परेशानियों को आकर्षित कर सकती है। आर्थर ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन फिर वेरियन ने अचानक उस पर एक चौंकाने वाली खबर को उखाड़ फेंका। वह खुलासा करता है कि वह 4 महीनों में घर लौटने जा रहा है और आर्थर बिस्तर से झटका देता है। वह कहता है कि वह 2 और साल तक यहाँ रहने वाला था, इससे पहले कि पोर्टल टू द ह्यूमन किंगडम खोला गया। लेकिन वेरियन का कहना है कि 3 राज्यों के युवाओं के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस वजह से मानव साम्राज्य के लिए पोर्टल खोला जाएगा। आर्थर यह सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि वह इस जगह से काफी जुड़ा हुआ है। वेरियन अपने सिर को थपथपाता है, उसे कुछ आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसका प्रशिक्षण कल से अधिक तीव्र होने वाला है। आर्थर उससे पूछता है कि क्या टेस को इसके बारे में पता है और वह जवाब देता है कि उसे उसके माता पिता द्वारा सूचित किया जा रहा है। उस रात जैसा कि आर्थर बिस्तर में है, अपने शुरुआती प्रस्थान के बारे में सोच रहा है। क्रिस्टल अंडा जिसे वह 3 साल से ले जा रहा है, वह हिलना शुरू कर देता है। वह चौंका देता है और अंडे की दरार के रूप में वह सबसे खराब डरता है। हालांकि जब एक प्यारा सा बच्चा ड्रैगन इससे बाहर आता है तो आर्थर अपनी मासूमियत से मुस्कुराया जाता है। वह इसके साथ खेलने का फैसला करता है, लेकिन फिर बेबी ड्रैगन उसे काटता है और उसकी बाह पर एक जादू का निशान छोड़ देता है। आर्थर इस बारे में उलझन में है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह बच्चे को उसे काटने के लिए माफ कर देता है क्योंकि यह प्यारा है। अचानक वह बच्चे के ड्रैगन को मैजिक मार्क के कारण टेलीपैथी के माध्यम से उससे बात करते हुए सुनता है और आर्थर सब कुछ समझ सकता है। बेबी ड्रैगन उसे पापा कहता है और वह सिल्विया के बाद इसे सिल्वी नाम देने का फैसला करता है। अगली सुबह जैसा कि टेस आर्थर को जगाने के लिए आता है, वह सिल्वी को उसके बगल में सोती हुई पाती है और बाहर निकलती है।
इसके तुरंत बाद वे प्रशिक्षण मैदान में जाते हैं और भले ही टेस वास्तव में फिर से सिल्वी को गले लगाना चाहता है, बेबी ड्रैगन उसे पसंद नहीं करता है। वे जल्द ही वायरियन के स्थान पर पहुंच जाते हैं और पुराने योगिनी को एक वास्तविक अजगर को देखने पर दिल का दौरा पड़ने से लगभग मर जाता है। इसके बाद वह आर्थर की कहानी सुनता है कि कैसे बच्चे ड्रैगन ने अंडे से कैसे रचा लिया जब वह सिल्विया के जानवर विल को जगाने में कामयाब हो गया। वेरियन जानता है कि अगर लोग ड्रैगन के बारे में पता लगाते हैं तो वह बहुत परेशानी में होगा, इसलिए वह आर्थर से यह दावा करने के लिए कहता है कि यह एक दुर्लभ मैना जानवर है। वह सोचता है कि यह ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि हर कोई सोचता है कि ड्रैगन वास्तविक नहीं है। उसके बाद वेरियन का कहना है कि चूंकि आर्थर अब एक जानवर है तो वे अब से अपने मैनाकोर और उसके जानवर कोर दोनों को प्रशिक्षित करेंगे। वह घोषणा करता है कि वास्तविक मुकाबले से बेहतर प्रशिक्षण नहीं है और एक जानवर के रूप में अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करने का फैसला करता है। पुरानी योगिनी मैना की एक जबरदस्त मात्रा जारी करती है जो उसे पूरी तरह से कवर करती है, और जब यह शांत हो जाता है तो वह काली आभा से बना एक राक्षसी के रूप में उभरता है। आर्थर इस परिवर्तन को देखने के लिए सहमत हैं और वह सहज रूप से खुद को बचाने की कोशिश करता है, भले ही वायरियन उस पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। बूढ़ा योगिनी अचानक उसके पीछे चला जाता है, उसके कंधे का दोहन करता है और जब तक आर्थर घूमता है तब तक वह चला जाता है। जमीन पर केवल 2 काले पैरों के निशान छोड़ देते हैं। वह पसीना शुरू कर देता है क्योंकि वह यह भी नहीं बता सकता है कि वेरियन अभी कहाँ है, और वह तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है। वेरियन उसके पीछे दिखाई देता है और जैसा कि आर्थर ने उसे बताया कि उसे उस राक्षसी रूप को दिखाने के बाद उसे अपनी चिकित्सा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी, वह अपने सामान्य स्व में लौटता है। आर्थर का कहना है कि वह अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं कर सकते हैं और वेरियन बताते हैं कि उनका टेंट बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो हवा और बहुत अच्छी तरह से ध्वनि कर सकता है, लेकिन यह उसके मन को वास्तव में जल्दी से सुखा देता है। वायरियन ने उसे अपनी तलवार सौंपते हुए कहा कि अब उसका असली प्रशिक्षण शुरू होता है। अगले कुछ दिनों में आर्थर अपना समय अपने जानवर कोर को नियंत्रित करने के लिए ध्यान देने में बिताता है और फिर वायरियन के मॉन्स्टर मोड के खिलाफ बिखरा हुआ है। वह अपने जानवर कोर से बोवर को आकर्षित करने में सक्षम है और उसकी छाती में दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। वह वास्तव में जल्दी से मजबूत हो जाता है और वह एक सामान्य बच्चे की तरह अपने सभी अवकाश का समय बिताता है। कुछ हफ्तों बाद टेस आर्थर को फिर से बाजार में ले जाता है और वह वहां फे नामक अभिमानी बव्वा में टकरा जाता है। वह माफी मांगता है, लेकिन फे ऐसे काम करता है जैसे यह भाग्य है जो उन्हें फिर से एक साथ आमने सामने लाया। आर्थर भी उसे याद नहीं करता है और यह फे को नाराज करता है। वह तुरंत आर्थर को पिछली बार वापस भुगतान करने के लिए एक द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है, लेकिन फिर से सिर्फ एक हिट में कोर प्राप्त करना समाप्त कर देता है। उसके बाद टेस ने आर्थर को फे के बारे में याद दिलाता है और वह तुरंत उसे उठने में मदद करता है। फे अपना हाथ थोड़ा अनिच्छा से लेता है, लेकिन उसके दोस्त उसे एक सुंदरी की तरह अभिनय करने से रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि वे हमेशा जानते थे कि वह मानव के साथ दोस्ती करना चाहता था। आर्थर तब फे और उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या वे सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और वे सहमत हैं क्योंकि सभी महान बच्चे जा रहे हैं। आर्थर पूछता है कि क्या टेस उनके साथ भी होगा, और वे चुप हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह नहीं जा रही है। फे यह कहकर मूड को हल्का करने की कोशिश करता है कि वे नाजुक राजकुमारी को फिर से खो जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन वह टेस को पेशाब करता है और वह उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए सिर्फ एक पंच के साथ उड़ान भरती है। आर्थर यह देखकर बाहर निकल जाता है और वह तुरंत टेस के साथ भाग जाता है, इससे पहले कि वह किसी भी अधिक समस्याएं पैदा करे। एक बार जब वे एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं तो वह उस पर चिल्लाता है, यह कहते हुए कि उसे एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करना चाहिए और अपने लोगों को चेहरे पर मुक्का मारना राजकुमारी जैसा व्यवहार नहीं है। आर्थर यह कहते हुए विडंबना महसूस करते हैं कि क्योंकि वह पिछले जीवन में एक राजा था और उसने अपने विषयों को सिर्फ मुक्का मारने से ज्यादा किया था, लेकिन तब टेस का कहना है कि वह हाल ही में बहुत अभिभूत है। वह कहती है कि आर्थर जल्द ही दूर जा रहा है और वह इसके बारे में परेशान है, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी नहीं समझती है और उसे एक बूढ़े आदमी की तरह व्याख्यान देती है। वह उसके साथ भाग जाती है, लेकिन आर्थर एक बूढ़े व्यक्ति को कहा जाने पर गंभीर भावनात्मक क्षति से ग्रस्त है। वह जल्द ही अपनी भावनाओं को आहत करने के बारे में बुरा महसूस करता है, इसलिए वह कुछ फायरफ्लाइज के साथ रात में अपने कमरे में जाता है और उसे उसके साथ टहलने के लिए कहता है। टेस सहमत है, लेकिन एक बार जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं तो वह घबराने लगती है क्योंकि उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं है। आर्थर उसे इसके बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे सुरक्षित रखने जा रहा है। वे जल्द ही उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे पहली बार मिले थे और आर्थर बताते हैं कि सींग वाले भेड़ियों को वे वापस मुक्त करते हैं, फिर भी जीवित और स्वस्थ हैं। उसके बाद वे एक खुले क्षेत्र में आग लगाते हैं और टेस नींद महसूस करने लगता है। वह एक भूत को एक ट्विस्टेड पेड़ के तने में मतिभ्रम करती है और जोर से चिल्लाती है और आर्थर उसे इसके बारे में चिढ़ाने लगती है। टेस ने उससे मानव साम्राज्य के बारे में पूछा और वह जवाब देता है कि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता क्योंकि उसे इसे देखने का मौका नहीं मिला। वह कहती है कि वह चाहती है कि वह हमेशा के लिए यहाँ रहें, लेकिन इससे पहले कि आर्थर अपना जवाब दे सके वह सो जाती है। जल्द ही आर्थर के जाने का दिन आता है और हर कोई उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन टेस वहां नहीं है। वायरियन उसे शाही परिवार के निशान के साथ एक कंपास देता है ताकि अगली बार जब वह उन्हें देखने के लिए आसानी से पहुंच सके। आर्थर सोचता है कि टेस उसे देखने के लिए बहुत भावुक है, इसलिए वह मानव साम्राज्य के साथ जो कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जा रहे हैं के साथ मानव साम्राज्य का नेतृत्व करने का फैसला करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है टेस अचानक वहां चलती है, लेकिन वह यात्रा करती है और गिर जाती है। आर्थर उसके पास दौड़ता है और उसकी मदद करता है और टेस उसे खुद की देखभाल करने के लिए कहती है।
वह अचानक उसे गले लगाता है, यह कहते हुए कि वह उसे याद करेगा और टेस रोना शुरू कर देगा। हालांकि उनकी भावनात्मक विदाई बाधित होती है क्योंकि मानव साम्राज्य का दरवाजा खुलता है। आर्थर फे की गाड़ी में एक सवारी लेता है जहां उसके माता पिता रहते हैं और वह वास्तव में उन्हें देखने के लिए उत्साहित है। वह अपने पते पर जाता है और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी छोटी बहन उसके लिए दरवाजा खोलती है और उसके माता पिता उसके पीछे भागते हैं। आर्थर उन्हें देखने पर भावुक हो जाता है और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ वह उन्हें बताता है कि वह घर है। एलिस और रेनॉल्ड्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते जब वे आर्थर को उनके सामने देखते हैं और वे उसे वापस स्वागत करने के लिए उसे कसकर गले लगाते हैं। उनकी बेटी एलिस को बताती है कि उसे रोना नहीं चाहिए और आर्थर उसकी ओर मुड़ता है, यह महसूस करते हुए कि वह उसकी बहन है जिसके लिए वह अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार थी। वह अपनी बहन अलीना से पहले घुटने टेकता है और अपना परिचय देता है और वह अपने भाई को देखकर काफी हैरान है। उसके बाद आर्थर के अंदर जहां एलिस ने उनसे उस समय के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया जो उन्होंने उनसे दूर बिताया था। वह उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक है और यहां तक कि रेनॉल्ड्स ने उसे लड़के को मुस्कुराने से रोकने के लिए कहा। इस बीच एलेना को अपने माता पिता से आर्थर से मिलने वाले सभी ध्यान से जलन होती है, लेकिन एलिस उसे उसके साथ अच्छे दोस्त होने के लिए कहता है क्योंकि वह भाई है जो उन्होंने उसे कहानियों के बारे में बताया था। आर्थर का कहना है कि वह वास्तव में उससे मिलना चाहता था और फिर बेबी ड्रैगन सिल्वी ने अपनी बाहों में छलांग लगाई। एक बार जब हर कोई शांत हो गया तो आर्थर अपने परिवार को उनसे अलग होने के बाद जो कुछ हुआ उसका पूरा विवरण देता है। हालांकि वह उन्हें सिल्विया के बारे में नहीं बताता क्योंकि वह नहीं जानता कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे और कहते हैं कि वह प्लॉट कवच के लिए धन्यवाद से बच गया। वह फिर उन्हें बताता है कि उसने टेस को कैसे बचाया और वह कैसे उन्होंने यह पता लगाने के बाद अपनाया कि उसकी मां जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर थी। उसके माता पिता उस पर विश्वास करते हैं और वे खुश हैं कि वह बच गया। अचानक रेनॉल्ड्स ने आर्थर से पूछा कि उसका मोनोकोर अभी किस चरण में है और एलिस उसे इस तरह के सामान में आने के लिए डांटता है जब उनका बेटा अभी वापस आ गया है। आर्थर उनसे पहले अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में पूछता है और रेनॉल्ड्स ने गर्व से उसे बताया कि वह एक प्रसिद्ध नीलामी घर में एक सुरक्षा प्रशिक्षक है। रेनॉल्ड्स ने तब घोषणा की कि उनका मोनोकोर 2 साल पहले गहरे नारंगी रंग का हो गया था जो कि पावर स्केल के बीच में है। आर्थर प्रभावित हैं और सोचते हैं कि उनके पिता ने उस मंच तक पहुंचने के लिए बहुत काम किया, लेकिन वह खुद हल्के लाल मंच पर हैं जो डार्क ऑरेंज स्टेज से सिर्फ एक स्तर से नीचे है। रेनॉल्ड्स भड़क जाता है क्योंकि उसका बेटा उससे आगे निकलने की कगार पर है और फिर आर्थर को एक स्पार को चुनौती देता है कि वह कितना मजबूत हो गया है। जबकि एलिस उसे उसके लिए डांटता है, कुछ लोग अपने घर के अंदर बचते हैं। आदमी विंसेंट रेनॉल्ड्स से पूछता है कि क्या यह सच है कि उसका बेटा जीवित है और आर्थर आश्चर्यचकित है कि इस आदमी का सौदा क्या है। रेनॉल्ड्स उसे बताता है कि विंसेंट नीलामी घर का मालिक है जहां वह काम करता है और यह घर भी उसका है। आर्थर विंसेंट और उसकी पत्नी को बधाई देता है और फिर सिल्वी की क्यूटनेस के लिए अपनी बेटी लिलिया से दोस्ती करता है। रेनॉल्ड्स ने विंसेंट को बताया कि वह और आर्थर बगीचे में स्पार करने वाले हैं और उसे शो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। विंसेंट आश्चर्यचकित है, लेकिन वह बाकी सभी के साथ बगीचे में जाता है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि आर्थर का मोनोकोर हल्के लाल मंच पर है, लेकिन एलिस उसे बताता है कि उसका बेटा एक त्वरित शिक्षार्थी है और उसके झूठ का कोई कारण नहीं है। हालांकि उन्हें अभी भी विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि यहां तक कि सबसे कुलीन प्रशिक्षण स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ छात्र भी 13 साल की उम्र में इस तरह के लाल मंच तक पहुंच सकते हैं और आर्थर सिर्फ 8 हैं। दूसरी ओर आर्थर और रेनॉल्ड्स गर्म हो जाते हैं और फिर एक दूसरे की ओर धराशायी होते हैं। आर्थर रेनॉल्ड्स के हमलों को रोकता है और फिर अपना पलटवार लॉन्च करता है। रेनॉल्ड्स आसानी से इसे अवरुद्ध कर देता है और उसे बताता है कि उसे अधिक काम की जरूरत है। तब आर्थर उसे आश्चर्यचकित करता है कि उसने वायरियन से क्या सीखा। वह रेनॉल्ड्स को पीछे धकेलने का प्रबंधन करता है जो प्रभावित है, लेकिन वह आर्थर से कहता है कि उसे उस पर एक हिट उतारने का एक और मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वह अब गंभीर होने जा रहा है। वह अपनी मुट्ठी के चारों ओर अपने मन को केंद्रित करता है, इसे आग में बदल देता है जो आर्थर के लिए आश्चर्य की बात है। वह जानता है कि इस दुनिया में सभी मैना उपयोगकर्ताओं के पास एक विशेष तत्व होता है जिसके साथ वे पैदा होते हैं। कांटेर्स के लिए उस तत्व की पहचान करना और इसका उपयोग करना आसान है, लेकिन रेनॉल्ड्स जैसे संवर्धन के लिए उस चरण तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास और अंतर्दृष्टि लगती है। रेनॉल्ड्स अचानक अपने पूरे शरीर को अपनी लॉमन के साथ कवर करता है और आर्थर की ओर आरोप लगाता है जो केवल अपने हमलों को अवरुद्ध कर सकता है। जैसा कि उसे पीछे धकेल दिया जाता है, आर्थर सोचता है कि कैसे उसके पास अपने पिछले जीवन में काई नामक एक शक्ति थी जो मूल रूप से मन की तरह काम करता था, लेकिन काई मास्टर यह तय कर सकता था कि वे किस तत्व का उपयोग करना चाहते थे। आर्थर यह सोचकर अपने पिता के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है कि वह इस जीवन में किसी विशेष तत्व के बिना पैदा हुआ था और इसका मतलब है कि वह उन सभी का उपयोग कर सकता है। अपने पिछले जीवन और इस एक से प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। उनका मानना है कि उन्हें रेनॉल्ड को हराने के लिए क्या लगता है। वह अपनी मुट्ठी में भी मन को इकट्ठा करता है और वे एक सुनहरी रोशनी को विकीर्ण करना शुरू कर देते हैं जो सभी को चकित कर देता है। आर्थर रेनॉल्ड्स की ओर दौड़ता है और अपने हाथों से निकलने वाली सुनहरी आभा के साथ अपनी ज्वलंत मुट्ठी को अवरुद्ध करता है।
उनकी टक्कर एक शक्तिशाली शॉकवेव बनाती है जो दोनों को पीछे धकेलता है और फिर रेनॉल्ड्स आक्रामक हो जाता है, उस पर एक ठोस हिट उतरता है। जैसा कि आर्थर फिर से उसकी ओर भागता है, वह याद करता है कि कैसे उसने वेरियन के साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी काई महारत का इस्तेमाल किया और इससे उसके परिणामों में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने आग के तत्व को जल्दी से महारत हासिल की और इस वजह से पुराने योगिनी ने उसे एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया। अब जैसा कि आर्थर अपने प्रशिक्षण को याद करता है, वह फिर से गोल्डन आभा जारी करता है और फिर इसे बिजली में बदल देता है। उसके शरीर से छोड़े जा रहे बिजली के बोल्ट ने घास को आग लगा दी और रेनॉल्ड्स केवल उसे घूर सकते हैं क्योंकि आर्थर ने फायर मैजिक के उच्च रूप में महारत हासिल की है। आर्थर उसे बताता है कि यह आश्चर्यचकित होने के लिए बहुत जल्दी है क्योंकि उसके पास अधिक है जहां से आया है। वह अचानक पानी के जादू का उपयोग करता है, रेनॉल्ड्स पर हमला करने के लिए फव्वारे में पानी में हेरफेर करता है। हर कोई उसे एक बार में 2 प्रकार के जादू का उपयोग करके देखकर चौंक जाता है और रेनॉल्ड्स ने अपनी पीठ के पीछे से आने वाले पानी के हमले को मुश्किल से चकमा दिया। इसके साथ आर्थर अपने हमलों को रद्द कर देता है और रेनॉल्ड्स ने तुरंत उसे गले लगाया। वह कहता है कि वह वास्तव में उस पर गर्व करता है और पूछता है कि उसने ऐसा करना कब सीखा। आर्थर उसे बताता है कि उसने हाल ही में सीखा है, लेकिन वह अभी तक पानी को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जबकि एलिस और अलीना इसे एक नियमित घटना की तरह मानते हैं, विंसेंट और उनकी पत्नी अवाक हैं और वे दोनों मानते हैं कि आर्थर एक प्रतिभाशाली है। उसके तुरंत बाद वे अंदर लौटते हैं और डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठते हैं, जहां विंसेंट रेनॉल्ड्स को बताता है कि उसके बेटे का वास्तव में उज्जवल भविष्य है। रेनॉल्ड्स सहमत हैं, यह कहते हुए कि वह यह जानते थे कि जब से आर्थर ने 3 साल की उम्र में अपने मोनोकोर को जगाया और इस प्रक्रिया में अपने घर को नष्ट कर दिया। विंसेंट यह सुनकर आश्चर्यचकित है और जैसा कि रेनॉल्ड्स गर्व से हंसते हैं, वह अपनी कुर्सी के साथ गिरता है। विंसेंट अचानक अपनी सीट से उठ जाता है और सुझाव देता है कि उन्हें आर्थर को एक सरस अकादमी में भेजना चाहिए। रेनॉल्ड्स यह सुनकर आश्चर्यचकित है और पूछता है कि क्या वह निश्चित है, क्योंकि जीरस अकादमी पूरे महाद्वीप में प्रशिक्षण के लिए सबसे बड़ा स्कूल है। खैर, विंसेंट की पत्नी पूरी तरह से उसके साथ सहमत है और वह आर्थर के माता पिता से कहती है कि वे शुल्क के बारे में चिंता न करें क्योंकि वे अपनी शिक्षा को इस उम्मीद में प्रायोजित करना चाहते हैं कि एक दिन यह उन्हें बहुत लाभ होगा। एलिस उस प्रस्ताव को सुनने में घबरा जाता है और वह कहती है कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि अकादमी उनके बेटे में ले जाएगी या नहीं। लेकिन विंसेंट आत्मविश्वास से उसे बताता है कि वह अकादमी के निदेशक को जानता है और वह इसके बारे में कुछ कर सकता है। अचानक आर्थर बोलता है, यह कहते हुए कि चूंकि मामला उसे किसी और से ज्यादा चिंतित करता है, इसलिए उसे इसमें एक कहना चाहिए। वह कहता है कि वह सिर्फ अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गया है और वह इतनी जल्दी उनसे दूर नहीं जाना चाहता है। विंसेंट अपने कारणों को समझता है और फिर आर्थर अपनी छुट्टी लेता है, यह कहते हुए कि वह स्पैरिंग मैच से बहुत थक गया था। वह इमारत के अंदर जाता है, लेकिन लिलिया उसका पीछा करती है क्योंकि वह उसके लिए एक सिंप बन गई है जब से उसने अपनी शक्ति देखी थी। वह उसे बताती है कि वह गलत दिशा में जा रही है और उसे उसका अनुसरण करने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे एक बेहतर जगह पर ले जाएगा। वह आर्थर को तहखाने में रसोई में ले जाती है, जहां वह नौकरों के साथ खुशी से बात करना शुरू कर देती है और उन्हें उसके लिए कुछ स्वादिष्ट मांस व्यंजन तैयार करने के लिए कहती है। पुरानी नौकरानी उसे अपने आहार को देखने के लिए कहती है क्योंकि उसने हाल ही में कुछ वजन प्राप्त किया है और लिलिया ने वापस आकर उसे अपने वजन के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा। आर्थर लिलिया के इस पक्ष को देखकर आश्चर्यचकित है क्योंकि वह अब तक ज्यादा नहीं बोलती थी। और फिर नौकरानियों में से एक उसे बताता है कि वह हमेशा यहाँ खाने के लिए आती है जब वह तनाव में होती है। आर्थर उस बारे में उत्सुक है और नौकरानी कहती है कि लिलिया और उसके माता पिता चाहते हैं कि वह एक दाना के रूप में जागे और यह उस पर बहुत बोझ डालता है। रात में एलिस और रेनॉल्ड्स कुछ और बात करने के लिए आर्थर के कमरे में आते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे वास्तव में खुश हैं कि वह उनके पास लौट आया और फिर जोड़े कि वे वास्तव में उस पर भी गर्व करते हैं। वे दावा करते हैं कि वह किसी दिन एक भव्य दाना बन जाएगा और आर्थर उन्हें उस बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन वे बाधित करते हैं और उसे बताते हैं कि वे कल बाकी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने उसे अच्छी रात बोली और उसे सोने दिया। अगली सुबह आर्थर तुरंत जागने पर हॉल में भागता है क्योंकि कुछ पुराने दोस्त उसे देखने के लिए वहां हैं। वे अपने माता पिता के पार्टी सदस्य हैं और वे वास्तव में उसे वापस देखकर खुश हैं। मम्मी एंजेला आर्थर को कसकर गले लगाती हैं जब तक कि वह अब सांस नहीं ले सकता और फिर वह एक उच्च 5 को टैंक के साथ साझा करता है जिसका नाम है। एडम और हेलेन आर्थर का स्वागत करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं और फिर अचानक जैस्मीन ने उसे इस तथ्य के अलावा बिना किसी कारण के उसे भयावह करना शुरू कर दिया कि वह उसे छूना चाहती है। वह फिर उसे गले लगाती है, आर्थर से उसे माफ करने के लिए कहती है क्योंकि यह उसकी सारी गलती है। उनके भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद पार्टी आर्थर को अपने हाल के मिशनों के बारे में बताना शुरू कर देती है जो दूर स्थानों में थे और हमेशा की तरह वे छोटी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। उन्हें बात करने के बाद आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया के बारे में इतना कुछ है कि वह नहीं जानता है और एक साहसी होना इसके बारे में जानने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि जैसा कि वह अपने परिवार को देखता है, वह सोचता है कि वह उन्हें फिर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
आर्थर अपने कमरे के अंदर प्रशिक्षण शुरू करता है। अपने मैना को इस हद तक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है कि समय भी उसे जमे हुए लगता है। हालांकि वह उस राज्य को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता है और थकान के कारण ढह जाता है, क्योंकि वह यह सोचना शुरू कर देता है कि वह उन लोगों की रक्षा के लिए जल्दी से मजबूत हो जाना चाहिए जो वह प्यार करता है। और बस तब सिल्वी उसके साथ चुटकी लेने के लिए उसे गले लगाता है, लेकिन फिर अचानक उसे पता चलता है कि वह वास्तव में खराब खुशबू आ रही है और वह तुरंत उसे स्नान करने के लिए आगे बढ़ता है। एक बार जब वह उसके साथ किया जाता है तो उसका परिवार वहां आता है और उसे बताता है कि अब उसे तैयार किया जाना। इससे पहले कि आर्थर को यह पता चलता है, वह एक ऐसे व्यक्ति की कुर्सी पर है जो दिखता है कि वह निश्चित रूप से उसे एक से अधिक तरह से जल्दी आर्थर को एक नया फीका हो जाता है और उसकी माँ और बहन ने उस पर फांगलिंग शुरू कर दी। वह पूछता है कि इसके लिए क्या आवश्यकता थी, लेकिन लिलिया की माँ उसे बताती है कि वे अगली बार उसे अपने नीलामी घर में ले जाने की योजना बना रहे हैं और जब वह इतना जर्जर दिखता है तो वे उसे वहां नहीं ले जा सकते। फिर आर्थर को बताती है कि आज वे उसे जिरस सिटी के दौरे पर ले जाएंगे और अलीना तुरंत उसे हाथ पकड़ने के लिए कहती है। आर्थर बाध्य करता है, लेकिन लिलिया कहती है कि वह ईर्ष्या करता है क्योंकि आर्थर आने से पहले अलीना उसके साथ चिपक जाती थी। वैसे भी वे एक साथ शहर की खोज करना शुरू कर देते हैं और जब आर्थर एक प्रतिमा की उंगली के चारों ओर एक बाल टाई डालता है तो लड़कों का एक समूह उसके सिर पर एक फेंक देता है। बस उस पर हंसने के बाद दूर चले जाते हैं और आर्थर पूछते हैं कि नरक वे कमीनों थे। लिलिया उसे बताती है कि वे जिरस मैजिक अकादमी के छात्र थे और चूंकि उन्हें उस वजह से रॉयल्टी के रूप में माना जाता है, इसलिए उनमें से ज्यादातर बुलियां हैं। इससे पहले कि आर्थर विवरण के लिए भी पूछ सकते हैं, वह अचानक पास के एक स्टोर से आने वाली एक परिचित ऊर्जा को महसूस करता है। वह इसकी जांच करने के लिए जाता है और दुकान के अंदर बीस्ट कोर पाता है और लिलिया की माँ उसे बताती है कि वे मैना कोर हैं जो मैजिक बीस्ट से ली जाती हैं और एक व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। यह पहली बार है जब आर्थर ने इस बारे में सुना है, क्योंकि कल्पित बॉने ने जानवरों से मैना कोर निकालने के बारे में भी बात नहीं की थी। लिलिया की माँ तब जोड़ती है कि बीस्ट कोर की कीमत इसके प्रभावों पर निर्भर करती है और अगर यह एक जानवर होगा तो इसकी लागत 100 सोने के सिक्कों तक हो सकती है जो आर्थर बनाने के लिए पर्याप्त होगा और उनका परिवार 250 वर्षों तक लग्जरी में रहता है। वह फिर आर्थर को बताती है कि वे जल्द ही अपने नीलामी घर में कुछ जानवर को बेचने जा रहे हैं और वह उनमें से एक को छू सकता है और वह उसे बताना चाहता है कि वह नहीं चाहता है। दूसरी ओर लिलिया घबराकर अपनी माँ को यह बताने की कोशिश करती है कि उसे एक जानवर कोर मिलनी चाहिए, लेकिन महिला स्पष्ट रूप से मना कर देती है। उसे बताती है कि भले ही उसे 20 कोर मिलता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह एक दाना। लिलिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि जानवर कोर बहुत महंगे हैं और वह जवाब देती है कि सस्ते भी हैं। उसकी माँ ने उसे सुनने से इनकार कर दिया और उस वजह से लिलिया पूरे समय परेशान रहती है, जिससे आर्थर उसके लिए बुरा महसूस कराता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है कि जब वह उसे अपने दम पर बंद कर लेती है तो वह चीजों को जल्दी नहीं करने के बारे में बात करता है और वह लिलिया एक हथियार की दुकान पर जाती है जहां वह कुछ सस्ते जानवर कोर देखती है जिसे वह अपनी पॉकेट मनी के साथ। लेकिन जब आर्थर उससे पूछता है कि क्या वह इस बारे में निश्चित है तो वह चौंका हुआ है। वह दोहराता है कि उसकी माँ ने क्या कहा है और उसे इतना अधीर होने से रोकने के लिए कहता है, लेकिन लिलिया ने उस पर हाथ फेरा, यह कहते हुए कि वह समझ नहीं पाएगा कि वह कैसा महसूस करती है क्योंकि वह विशेष है। आर्थर अभी भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वह उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है, वह उसके पीछे एक लड़के से टकरा जाती है जो XYUS मैजिक अकादमी का छात्र है। लिलिया तुरंत उससे माफी मांगता है, लेकिन घमंडी ब्रैड उससे पूछता है कि किस तरह की आधी अधूरी माफी है। वह उसे धमकी देने की कोशिश करता है और आर्थर तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे आता है। तभी दुकानदार भी हंगामा सुनकर वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह छात्रों को देखता है वह जल्दी से वापस आ जाता है। अभिमानी चुभन ने लिलिया को धमकाने का फैसला किया और उनमें से एक ने एक छोटी लॉ को बुलाया। आर्थर ने अपने जादू को भी सक्रिय करके जवाब दिया, लेकिन तभी लिलिया की माँ वहां आती है और दोनों को तुरंत अपना जादू रद्द करने के लिए कहती है, जबकि छात्रों और दुकानदार ने उसे पहले से ही हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चलता है कि उसका पति नीलामी घर का मालिक है जो हर साल मैजिक अकादमी को बड़ी मात्रा में पैसा दान करता है, तो दोनों दंग रह जाते हैं। छात्र वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अब कोई परेशानी नहीं चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी जाने से पहले लिलिया का मजाक उड़ाते कहते हुए कि उसके जैसा हारे हुए व्यक्ति केवल अकादमी में एक सीट खरीदने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हैं। उसकी ओर से गुस्सा हो जाता है और हाथ फेंकने वाला है, लेकिन लिलिया उसे रोकती है क्योंकि वह लड़कों से सहमत है। बाद में वे घर लौटते हैं और विंसेंट चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लिलिया और आर्थर लगभग कुछ अकादमी के छात्रों के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। लिलिया माफी मांगता है, लेकिन विंसेंट उसे बताता है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्थर को यह भी बताता है कि उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने मैजिक अकादमी को बहुत अधिक दान दिया है और इस तरह की एक छोटी सी घटना वहां एक सीट पाने की संभावना को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लिलिया को लगता है कि उसके पिता आर्थर को उसके बजाय मैजिक अकादमी में भेजना चाहते हैं क्योंकि वह उन सभी चीजों के बाद भी जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं है जो उन्होंने कोशिश की है। वह टूट जाती है और भागने से पहले सभी पर झपकी लेती है। रात में आर्थर उसे रात के खाने के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वह कमरे में भी नहीं है और एक नौकर उसे अपने पास ले जाने के लिए वहां आता है। लिलिया इस बारे में सोच रही है कि माता पिता हमेशा कैसे चाहते थे कि वह एक दाना बन जाए और अकादमी में भाग लेने के लिए उसका सपना बन गया। हालांकि जब उसका जादू बहुत प्रयासों के बाद भी विकसित नहीं हुआ तो वह उदास हो गई और वह तब और बदतर हो गया जब उसके पिता यह कहते रहे कि वह अभी भी अकादमी में उसके लिए एक सीट बचाएगी क्योंकि उसने जो पैसे दान किए थे उसके कारण किसी तरह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। लेकिन तब आर्थर अपने जीवन में पहुंचे और उसके माता पिता उसे अकादमी में भेजने के बारे में सोचने लगे और वह एक असुरक्षित लड़की से अधिक थी जैसे उसे संभाल सकती थी। आर्थर जल्द ही रसोई में आता है जहां वह लिलिया को दर्जन से दूर पाता है और वह उसे जगाता है। वह उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह केवल लड़की के सामने उसे घमंडी बना देगा। अचानक लिलिया ने उससे माफी मांगी, यह कहते हुए कि वह उससे ईर्ष्या कर रही थी क्योंकि उसने अपने पिता का ध्यान चोरी कर लिया था। वह अपने जादू को जगाने के लिए खुद को दोषी ठहराना शुरू कर देती है और कहती है कि उसके माता पिता ने भी उसमें आशा खो दी होगी। आर्थर गरीब लड़की को पिटाई करता है और वह तुरंत अपना चेहरा पकड़ लेता है, उसे ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए कहता है।
वह कहता है कि वह भी बता सकता है कि वह कितनी मेहनत कर रही है, इसलिए उसके माता पिता इसे और भी बेहतर जानते बिना किसी कारण के टेस के बारे में एक कहानी बताता है और फिर कहता है कि उसके पिता या यहाँ तक कि अलेना का कारण उसके लिए बहुत रुचि रखते हैं। यह है कि वह अपने जीवन के लिए एक नया जोड़ है और वे उसके बारे में उत्सुक हैं। लिलिया इस पर हंसती है और फिर स्वीकार करती है कि वह थी जिसने खुद पर सारा दबाव डाला, लेकिन आर्थर सोचता है कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। वह जानता है कि वह अपने आसपास के सभी लोगों की अपेक्षाओं पर बोझ रहा है और वह उसे अपने जादू को जगाने में मदद करने का फैसला करता है। जल्द ही वह लिविंग रूम में वापस चला जाता है और लिलिया के माता पिता से कहता है कि वह वास्तव में जादू को जगाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे उस जगह पर भेजा जहां उसने 3 साल तक प्रशिक्षण लिया। वह उन्हें आश्वासन देता है कि वह वहां सुरक्षित और खुश रहेगी, लेकिन उसके माता पिता यह नहीं कर रहे हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह उन्हें पहले पूछे बिना कैसे भेज सकता है और आर्थर जवाब देता है कि यह लिलिया का फैसला था। जब उसने उसे विकल्प दिया तो उसने अपने माता पिता से बात नहीं करने का फैसला किया क्योंकि इससे उसका दूसरा निर्णय होगा। फिर वह विंसेंट को एक पत्र सौंपता है जिसमें लिलिया खुद को अपने माता पिता के लिए बोझ कहती है जब तक कि वह जादू करने में सक्षम नहीं हो जाती। वह एक दाना बनने का वादा करती है, चाहे कितना भी समय लगे, और विंसेंट इसे पढ़ने में टूट जाता है। वह खुद को दोष देना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि उसे लगता है कि अगर वह एक जादूगर बन जाती है तो लिलिया का एक सुखद भविष्य होगा, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि यह उसे इस तरह के लापरवाह निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। वह कहता है कि भले ही वह एक दाना नहीं बनती, वह तब तक खुश होती जब तक वह खुश थी। और लिलिया को छिपाने से बाहर बुलाने के लिए यह आर्थर का क्यों है। उसके माता पिता पूरी तरह से हैरान हैं कि क्या चल रहा है और आर्थर तुरंत उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह चाहता था कि लिलिया को पता चले कि उसके माता पिता उसे बिना शर्त प्यार करते हैं। विंसेंट उसे बताता है कि यह ठीक है क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ है। वह तुरंत एलिस और रेनॉल्ड्स से माफी मांगता है, यह कहते हुए कि उसे अपने बेटे को अकादमी में भेजने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी जब वह अभी उनके पास लौट आया था। फिर वह लिलिया को बताता है कि अगर वह नहीं चाहती है तो उसे अकादमी में शामिल होने के लिए खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अन्य चीजों को भी खुश कर सकती है। हालांकि लिलिया उसे बताती है कि वह वास्तव में अकादमी में शामिल होना चाहती है और उसके लिए वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित करना चाहती है और अपने जादू को अनलॉक करना चाहती है। उसके माता पिता उसे गले लगाते हैं, उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर पूरा विश्वास है और इस छूने वाले क्षण को देखते हुए आर्थर स्वयंसेवकों को उसके जादू को जगाने में मदद करने के लिए। जल्द ही वह लिलिया और अलीना को एक दूसरे के साथ अपनी पीठ के साथ बैठाता है और उनके माता पिता को यकीन नहीं है कि क्या वह वास्तव में इसे खींच सकता है। हालांकि आर्थर आत्मविश्वास से उन्हें बताता है कि उनके जादू को जगाने का पहला कदम उनकी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना है। वह उन्हें अपनी आंखों को बंद करके धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहता है और तब तक ध्यान केंद्रित करता रहता है जब तक कि वे अंधेरे में एक प्रकाश नहीं देख सकते। एलिना एक प्रकाश को देखने वाली पहली है, लेकिन जैसा कि वह बताती है कि वह इसे देखती है, वह अपना ध्यान खो देती है और एक खाली स्लेट पर लौटती है। लिलिया को पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख सकती है, लेकिन आर्थर उसे सांस लेने के लिए कहता है। फिर वह 2 लड़कियों की पीठ पर अपना हाथ रखता है और उन्हें बताता है कि वे थोड़ी गर्मी महसूस करते हैं, भले ही उन्हें सांस लेते रहें। वह तब धीरे से अपने मान को अपने शरीर में भेजता है और लिलिया आखिरकार उस प्रकाश को देख सकता है जिसके बारे में वह बात कर रहा था। उनके माता पिता को उनकी बेटी को देखकर देखा जाता है कि वे आखिरकार मान की कल्पना कर रहे हैं। और उसके बाद लिलिया हाउस हेल्प्स के साथ पार्टी करने के लिए नीचे जाती है। उसके तुरंत बाद आर्थर लिलिया के परिवार के नीलामी घर में जाता है और वह आश्चर्यचकित है कि यह कितना भव्य दिखता है। नीलामी घर के अंदर सभी प्रकार के रईसों, व्यापारी और साहसी हैं जो संग्रहणता और अन्य दुर्लभ वस्तुओं को खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जबकि लिलिया और एलेना तुरंत कुछ सुंदर जानवर कोर की जांच करने के लिए जाते हैं, आर्थर का ध्यान एक खौफनाक दानव प्रतिमा की ओर खींचा जाता है और इस बीच रेनॉल्ड्स नीलामी घर की सुरक्षा को संभालता है। जल्द ही नीलामी शुरू होती है और विंसेंट अपने वीआईपी मेहमानों को पेश करके शुरू होता है जो किंग ब्लेन और उनके पूरे परिवार हैं। राजा का स्वागत दर्शकों से जोर से चीयर्स से किया जाता है और आर्थर को यह एहसास होता है कि वह वास्तव में अपने लोगों से प्यार करता है। इसके साथ नीलामी शुरू होती है और मेनू पर पहला आइटम बिजली के जादू से मुग्ध एक खंजर है। आर्थर आश्चर्यचकित करता है कि क्या वह अपने जादू के साथ एक हथियार भी कर सकता है, जब अचानक वह पाता है कि सिल्वी गायब है। वह जाने और उसे खोजने का फैसला करता है। इस बात से अनजान की द लिटिल ड्रैगन दालान में एक छायादार जादूगर के रूप में चला गया है। इस बीच नीलामी जारी है और विंसेंट लोगों को एक शेर राक्षस के शावक को प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि यह अपनी उम्र के बावजूद एक वर्ग में पहले से ही एक शक्तिशाली मान जानवर है। राजकुमार राजा को बताता है कि वह वास्तव में शेर शावक चाहता है और राजा तुरंत बोली युद्ध में शामिल हो जाता है, 1000 सोने के सिक्कों के लिए शावक खरीदता है। दूसरी ओर आर्थर सिल्वी की तलाश में दालान में पहुंचता है। जब वह दूर से आने वाली उसकी आवाज सुनता है, वह तुरंत उसकी ओर भागता है और एक डरावना आदमी को पाता है कि वह उसे उसकी जांच करने के लिए कह रहा है। आर्थर को जल्दी से पता चलता है कि आदमी को जादूगरों की तरह कपड़े पहने हुए हैं जो राजा के पीछे थे, इसलिए वह उसके साथ लड़ाई नहीं चुनना चाहता। वह विनम्रता से जादूगर से अपने साथी को जाने देने के लिए कहता है और डरावना आदमी ने कहा कि उसने सोचा कि यह मैना जानवर नीलामी में एक और आइटम था। सिल्वी वापस आर्थर के पास चला जाता है, लेकिन शाही दाना इससे नाराज लगता है।
वह कहता है कि केवल उसके जैसा कोई व्यक्ति इस तरह से एक मैना जानवर की सच्ची क्षमता को सामने ला सकता है और आर्थर को आभारी होना चाहिए कि उसे उसकी मदद करने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्होंने एक फायर ब्लास्ट लॉन्च किया जो संकीर्ण रूप से आर्थर को यह दिखाने के लिए याद करता है कि वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन आर्थर प्रभावित नहीं है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसे अपने साथी को सिर्फ इसलिए क्यों जाने देना चाहिए क्योंकि वह एक शाही दाना है और वह उसकी दिशा में एक और आग हमला करता है। शाही दाना उसे बताता है कि यह उनके देश की खातिर है, लेकिन आर्थर को अभी तक उसे सुनने के लिए पर्याप्त है। वह वापस जाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर कमीने उसे बताता है कि वह जल्द ही सीखेगा कि शाही को धक्का बताने का क्या मतलब है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके माता पिता इसके लिए जिम्मेदारी लें। यह कुछ ऐसा है जो आर्थर कभी भी स्लाइड नहीं करने जा रहा है और वह तुरंत शाही दाना को दोहराने के लिए कहता है जो उसने अभी कहा था। वह अपने शरीर से रिलीज होने वाले तीव्र जानलेवा इरादे के साथ घूमता है और यह पूरे नीलामी घर को कवर करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हर कोई घबराहट के रूप में अचानक भारी और कमजोर महसूस करता है, जैसे विंसेंट अपने घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि वे आर्थर जैसे अल्फा की हत्या के इरादे को संभाल नहीं सकते हैं। किंग ब्लेन हालांकि एक सिग्मा-2 है और वह बता सकता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली काफी गुस्से में है। इस बीच आर्थर को अचानक पता चलता है कि सिर्फ इसलिए कि वह शाही दाना के सामने एक खेत को उड़ा देना चाहता था, उसने अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने दिया। वह जानता है कि वे पहले से ही एक बड़ी हंगामा कर चुके हैं और जब तक वह शांत हो जाता है तब तक रेनॉल्ड्स और उसके लोग पहले से ही नीलामी घर से सभी को खाली करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही विंसेंट, रेनॉल्ड्स और उनके परिवारों को इस मुद्दे के लिए राजा द्वारा बुलाया जाता है। वह रेनॉल्ड्स को बताता है कि सुरक्षा के प्रमुख के रूप में उसे समय में घुसपैठिए को पकड़ने में सक्षम नहीं होने की जिम्मेदारी लेनी होगी। रेनॉल्ड्स उसकी गलती को स्वीकार करता है और उसकी सजा के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब रॉयल मैज ने कहा कि चूंकि कोई हताहत नहीं है इसलिए राजा को सजा के साथ उदार होना चाहिए। फिर वह तुरंत आर्थर की ओर मुड़ता है, यह कहते हुए कि उसके पास एक अच्छा मैना जानवर है और वह इसे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ा सकता है। आर्थर को पता चलता है कि पुराने कमीने ने उसे अच्छा कर दिया है और यहाँ तक कि ब्लेन भी उसका समर्थन करता है। वह रेनॉल्ड्स को बताता है कि सेबस्टियन नाम का दाना सालों से उसकी सेवा कर रहा है और अगर उसका कोई साथी होता तो वह इस घटना को होने से रोक सकता था। वह रेनॉल्ड्स से पूछता है कि वह अपने बेटे के मैना जानवर को उसके ऊपर सौंपने के बारे में क्या सोचता है और आर्थर बोलने वाला है जब उसकी मां उसे बंद करने के लिए कहती है। सौभाग्य से रेनॉल्ड्स राजा को यह भी बताता है कि आर्थर को अपने प्रयासों से सिर्फ मैना बीस्ट मिला है, इसलिए केवल वह इसे देने के बारे में निर्णय ले सकता है। किंग ब्लेन आर्थर की ओर मुड़ता है जो वास्तव में इस घटना से उत्तेजित है, लेकिन वह खुद को शांत करता है और जवाब देता है कि वह अपने साथी और दोस्त को दूर नहीं कर सकता है। ब्लेन ने अपने प्रस्ताव को बेहतर बनाने का फैसला किया और आर्थर को शेर शावक के लिए लिटिल छिपकली का व्यापार करने के लिए कहा क्योंकि उसने अभी खरीदा था, क्योंकि एक शिकारी निश्चित रूप से भविष्य में एक मजबूत मैना जानवर बन जाएगा। आर्थर बैल को संभालने की सीमा के पास हो जाता है और वह ठंड से राजा को बताता है कि वह किसी भी चीज के लिए अपने साथी को दूर करने, बेचने या व्यापार नहीं करने वाला है। राजा इससे नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी स्थिति के बावजूद उसने 2 बार अच्छी तरह से पूछा। वह आर्थर को अंतिम मौका देता है, यह पूछते हुए कि क्या वह अपने मैना जानवर का व्यापार करेगा या नहीं। खैर, आर्थर ने उसे दिखाने का फैसला किया कि यह मुकुट और राज्य नहीं है जो एक राजा बनाता है, लेकिन रवैया, और वह उठता है, राजा से पूछता है कि वह अपने बच्चों को कितना बेच देगा। ब्लेन को इस पर अवाक छोड़ दिया जाता है और फिर आर्थर ने उसे बताया कि उसने उससे 3 बार पूछा और उसने हर बार उसे मना कर दिया। वह ब्लेन को इससे सीखने के लिए कहता है और अपने अहंकार को ड्राइविंग सीट लेने से रोकता है। सेबस्टियन तुरंत शूरवीरों को सौंपने वाले लड़के को नीचे ले जाने की आज्ञा देता है, लेकिन आर्थर ने दोनों शूरवीरों को एक एक पंच के साथ बाहर कर दिया। सेबस्टियन इससे निराश हो जाता है और वह मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है क्योंकि वह सिल्वी को हर कीमत पर प्राप्त करने की योजना बना रहा है। बूढ़ा आदमी आर्थर में आग लगा देता है, लेकिन वह अचानक अपने ड्रैगन पार्टनर से प्राप्त विशेष क्षमता को सक्रिय करता है और समय कमरे में सभी के लिए जमा होता है। सेबस्टियन इस बारे में उलझन में हो जाता है कि क्या हो रहा है और आर्थर उसे बताता है कि उसका जादू अब काम नहीं करेगा। सेबस्टियन पैनिक्स लेकिन अभी भी मजबूत काम करते हैं, यह कहते हुए कि वह एक शाही दाना के खिलाफ नहीं जीत सकता है, लेकिन आर्थर ने इसे छूने के बिना भी अपना पैर तोड़ दिया। सेबस्टियन दर्द में रोता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन सकता है। आर्थर उसे बताता है कि वह आगे क्या करता है, इस बारे में सावधान रहें, और गधे ने उसे धमकी दी कि शाही के साथ खिलवाड़ करने के बाद वह मुक्त नहीं हो जाएगा। हालांकि जैसा कि वह आर्थर के पीछे एक ड्रैगन की छवि को देखता है, वह अपनी पैंट को यह महसूस करने पर पेशाब करता है कि वह अपनी लीग से बाहर कुछ रास्ता निकाल रहा है। तभी समय फिर से चलना शुरू हो जाता है क्योंकि आर्थर अपनी शक्ति का उपयोग करके बहुत थक गया। जैसे ही हर कोई होश में आता है, वह ढह जाता है और उसका परिवार बाहर निकल जाता है। वह कुछ दिनों बाद एक तेज सिरदर्द के साथ उठता है और उसे पता चलता है कि वह बाद में गंभीर परिणामों का सामना किए बिना कुछ सेकंड के लिए समय भी फ्रीज नहीं कर सकता है। वह अपने बिस्तर से उठता है जब एलिस सिल्वी के साथ अपने कमरे में आती है और वह वास्तव में यह देखकर खुश होती है कि वह ऊपर है। आर्थर उससे पूछता है कि उसके गिरने के बाद क्या हुआ और वह जवाब देती है कि हर कोई उसके बारे में चिंतित था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह ठीक हो जाएगा। एलिस का कहना है कि वह सुनने के बावजूद चिंतित थी और आर्थर उसे गति में बदलाव के लिए उसे बाजार में ले जाने के लिए कहता है।
वह उसे एलेना के लिए कुछ उपहार खरीदने में मदद करती है और आर्थर तुरंत पैसे के बारे में चिंता करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसके पिता ने अपनी नौकरी खो दी थी। हालांकि एलिस उसे बताती है कि उसके पास एक युगल साइड हस्टल्स भी हैं, इसलिए उसके पास पैसे हैं। एक बार जब वे खरीदारी कर लेते हैं तो वे घर लौटते हैं और आर्थर रेनॉल्ड्स को गुस्से में एक अतिथि के साथ कुछ चर्चा करते हुए पाता है। वह पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन एडम और डिरड ने उसे चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने उसे जल्द ही अंदर जाने दिया और रेनॉल्ड्स तुरंत पूछते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। आर्थर उसे बताता है कि वह पूरी तरह से सामान्य महसूस कर रहा है और फिर मेहमान अचानक उसे बधाई देने के लिए उठता है और औपचारिक रूप से राजा की ओर से उस घटना के लिए माफी मांगता है जो पहले हुई थी। राजा ने घटना को कवर करने के लिए कुछ हश पैसे भी भेजे हैं और आर्थर को लगता है कि वे अपने जीवन के प्रयास को एकमात्र घटना के रूप में बुलाकर इसे कम कर रहे हैं। वह किसी भी मामले में माफी को स्वीकार करने का फैसला करता है और मैसेंजर रेनॉल्ड्स को बताता है कि उसका बेटा एक स्मार्ट लड़का है। वह कहते हैं कि उन 2 शूरवीरों पर हमला करने वाले 2 शूरवीरों को निकाल दिया गया है। हालांकि रेनॉल्ड्स इससे संतुष्ट नहीं हैं और वह मैसेंजर के साथ बहस में पड़ जाते हैं। आर्थर ने दोनों को रुकने के लिए कहा, यह कहते हुए कि यह राजा के लिए असभ्य होने के लिए भी उसकी गलती थी और अंत में वह वास्तव में चोट नहीं पहुंचा। चोट की बात करते हुए आर्थर रॉयल मैच के बारे में पूछता है और दूत का कहना है कि उन्हें अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया था और वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। वह कहता है कि जैसे ही सेबेस्टियन अपने होश में लौट आए वह चिल्लाता रहा कि आर्थर ने अपना पैर तोड़ दिया। रेनॉल्ड्स ने केप को कॉल किया क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसने ऐसा देखा हो, लेकिन मैसेंजर उसे कम से कम खत्म करने के लिए कहता है। उनका कहना है कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आर्थर पर हमला करने वाले सैनिकों का मान वापस उछल गया होगा और दाना के जादू में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे वह घायल हो गया। दूत तब कहता है कि जब आर्थर किंग ब्लेन की आंखों को पकड़ने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली है तो उसे बेहतर शिष्टाचार सीखने की जरूरत है क्योंकि हर कोई अपने राजा के रूप में क्षमा नहीं कर रहा है। रेनॉल्ड्स को पता चलता है कि यह सच है और वह माफी के साथ साथ पैसे भी स्वीकार करता है। वह आर्थर को पैसे सौंपता है क्योंकि वह था जिसने हमला किया और उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए कहा। यह घटना आर्थर को एहसास दिलाता है कि भले ही उसके पास लड़ने की शक्ति हो, लेकिन उसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ इससे ज्यादा जरूरत है। वह सोचता है कि उसे अधिकार की आवश्यकता है और शाही परिवार के खिलाफ सामना करने के लिए भी काफी मजबूत प्रभाव डालता है और उसके दिमाग में मैजिक अकादमी उस तरह की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आर्थर मैजिक अकादमी में जाता है लेकिन वहां प्रवेश लेने के लिए नहीं। इसके बजाय वह परिसर के चारों ओर जंगल में भाग जाता है जहां एकेडमी के निदेशक विंसेंट के बीच एक बैठक आयोजित करने के बाद उसका इंतजार कर रहे हैं। आर्थर वास्तव में इस मौके का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि निर्देशक अकादमी पर पूरी शक्ति रखते हैं और देश की राजनीति पर उनका प्रभाव शाही परिवारों को भी प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। निर्देशक भी आर्थर को देखकर प्रसन्न है क्योंकि उसने विंसेंट से उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनी हैं और वह यह देखने की योजना बना रही है कि क्या वह वास्तव में उतना ही मजबूत है जितना उसने सुना। आर्थर उसे बताता है कि वह तैयार है और बूढ़ी औरत एक बाधा बनाने के लिए अपने जादू का उपयोग करती है ताकि उन्हें किसी और के द्वारा पता नहीं लगाया जा सके। वह पहले से ही प्रभावित है जब आर्थर भी बहुत बड़ी मात्रा में मैना का उपयोग करते हुए भी नहीं झड़ता है, लेकिन वह सिर्फ इस तथ्य को छिपा रहा है कि वह प्रभावित है। वह उसे अपनी शक्तियों का एक छोटा सा अंश दिखाने का फैसला करता है जो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा। वह पहले जमीन से कुछ चट्टानों को खोदने के लिए पवन जादू का उपयोग करता है और निर्देशक पर उन्हें चोट पहुंचाता है। हालांकि वह बस उन्हें पृथ्वी के जादू का उपयोग करके रोकती है और बिना किसी कठिनाई के उन्हें चकनाचूर कर देती है। आर्थर हैरान है लेकिन वह अन्य तत्वों का उपयोग करने का फैसला करता है क्योंकि पवन जादू अभी उसकी सबसे कमजोर क्षमता है। वह एक ही बार में बूढ़ी औरत पर हमला करने के लिए पृथ्वी जादू का उपयोग करता है, लेकिन वह पवन जादू का उपयोग करके सब कुछ विक्षेपित करता है। इसके बाद आर्थर ने अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के बाद अपने कुछ करीबी युद्ध कौशल और आरोपों को दिखाने का फैसला किया, लेकिन पुराने हद आसानी से उसे अपने पवन जादू के साथ उड़ा देते हैं। जैसा कि आर्थर जमीन पर गिरता है उसे पता चलता है कि उसे कोड मिला है, लेकिन सौभाग्य से निर्देशक को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। वह आर्थर को बताती है कि वह अपनी क्षमताओं को कम करने के लिए लगता है, लेकिन इसके अलावा वह वास्तव में मजबूत और कुशल है। हालांकि एक छात्र के रूप में उसे स्वीकार करने से पहले उसका एक अंतिम परीक्षण है। वह आर्थर को अपने अगले हमले के बाद भी सचेत रहने के लिए कहती है और फिर एक शक्तिशाली ध्वनि मंत्र का उपयोग करता है जो आर्थर को महसूस करता है कि उसका सिर 2 में विभाजित हो रहा है। वह किसी तरह जादू की अवधि से बच जाता है और निर्देशक उसे बताता है कि उसने उसकी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह उसे बताती है कि वह उसे एक निजी छात्र के रूप में लेना चाहेगी ताकि वह उसे वह सब कुछ सिखा सके जो वह जानता है। हालांकि जैसा कि आर्थर उसे घूरता रहता है, वह उससे पूछती है कि वह क्या कहना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ आने और अपने कौशल को अन्यथा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आर्थर उसे बताता है कि उसके पास अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसे अधिकार और शक्ति है और अगर वह उसके लिए ऐसा कर सकती है, वह अकादमी में शामिल होने और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत को अपने घमंडी बयान पर अचंभित कर दिया जाता है और कहता है कि राजा भी उसके लिए इस तरह के एक तरफा प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं करता है। आर्थर उसे बताता है कि उसे विश्वास है कि वह सौदे के योग्य है और वह जानता है कि वह वही सोच रही है। निर्देशक अपने रवैये से प्रसन्न है, लेकिन फिर आर्थर उसे बताता है कि वह केवल अकादमी में शामिल हो जाएगा जब वह उचित उम्र तक पहुंचता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वह 3 साल बाद अकादमी में शामिल होने के लिए आवश्यक उम्र तक पहुंच जाएगी और अगर वह अभी जुड़ता है तो वह बहुत मजबूत हो सकता है। आर्थर उसे बताता है कि वह अपना जीवन जीना चाहता है और दुनिया का अनुभव करना चाहता है क्योंकि उसके पास अभी भी समय है।
और यही कारण है कि वह एक साहसी के रूप में अपने जीवन के अगले 3 साल बिताने की योजना बना रहा है। निर्देशक सोचता है कि यह एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन वह उससे पूछती है कि क्या उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया है। आर्थर जवाब देता है कि वह उन्हें जल्द ही बताएगा और वह कहती है कि अगर वह उन्हें समझा सकती है तो वह अपने सौदे को स्वीकार करेगी। हालांकि चीजें घर पर अधिक कठिन हो जाती हैं जितना उसने कल्पना की थी। उनके माता पिता को विंसेंट के माध्यम से एक साहसी बनने की योजना के बारे में पता चलता है, इससे पहले कि आर्थर के पास उन्हें बताने का मौका भी है। बलास पागल हो जाता है क्योंकि वह घर लौटने के बाद अपने बेटे को दूर नहीं भेजना चाहती। लेकिन रेनॉल्ड्स को यह बात मिलती है कि हर आदमी को अपने जीवन में एक साहसिक कार्य होना चाहिए। वह कहता है कि हो सकता है कि अगर आर्थर ने पूरे समय उसे देख लिया हो वह एक साहसी बन सकता है, लेकिन एलिस ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। खैर, आर्थर ने उसे वादा करते हुए आश्वस्त किया कि वह हर कुछ महीनों में घर आएगा और अगर वह चाहती है तो वह अधिक बार लौट सकता है। मेलिना भी परेशान है कि वह छोड़ने जा रहा है, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि वह कुछ और समय के लिए घर पर रहने वाला है। एलिस उससे पूछती है कि वह वैसे भी एक साहसिक कार्य पर क्यों जाना चाहता है, और वह उसे कुछ राजनयिक जवाब देता है कि कैसे वह उसी उत्साह को महसूस करना चाहता है जैसा कि वे अपने प्रमुख में वापस महसूस करते हैं, जब वास्तव में वह सिर्फ युद्ध में अपनी शक्ति और कौशल की कोशिश करना चाहता है। वह उसके साथ ठीक है, लेकिन रेनॉल्ड्स का कहना है कि उनके पास आर्थर के साथ एक अभिभावक होना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वह जल्द ही अपने सभी पूर्व पार्टी सदस्यों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है और पूछता है कि कौन उनके लिए आर्थर को दाई के लिए तैयार है। एडम तुरंत मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह बच्चों को पसंद नहीं करता है और उसे डर है कि एक दिन आर्थर उसे अपनी नींद में मार सकता है। हर कोई सहमत है, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि यह निश्चित रूप से एडम की गलती होगी। रेनॉल्ड्स सभी को बताता है कि वह उन्हें अभी नौकरी के लिए बहुत अधिक भुगतान नहीं कर सकता है, लेकिन वे उसे इसके बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं क्योंकि वे सभी आर्थर को बढ़ते देखना चाहते हैं। अचानक जैस्मीन दूल्हे स्वयंसेवकों को काम करने के लिए, और एलिस हैरान है क्योंकि जैस्मीन किसी और से अधिक अंगरक्षक होने से नफरत करती है। वह दावा करती है कि वह आर्थर के लिए करेगी, और हर कोई इस बात से सहमत है कि वह एक आदर्श मैच होगा क्योंकि वह एक ऑगमेंटर है जो पवन जादू का उपयोग भी कर सकता है। एडम पार्टी के नेता के रूप में अपनी मंजूरी देता है और सब कुछ हल किया जाता है। उस दिन बाद में आर्थर और परिवार लिलिया को लिविंग रूम में खुद से ध्यान करते हुए पाते हैं और दुबला परेशान हो जाता है कि उसने उसके बिना प्रशिक्षण शुरू किया। आर्थर अपने प्रशिक्षण के परिणामों से प्रसन्न है और वह केवल यह उम्मीद करता है कि अलीना जल्द ही अपना जादू नहीं जगाता है क्योंकि यह बहुत अधिक अनुचित ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बाद आर्थर अपने एडवेंचरर गिल्ड टेस्ट के लिए एक हथियार चुनने के लिए नीलामी हाउस में जाता है और विंसेंट उसे चारों ओर देखने के लिए स्वतंत्र महसूस करने के लिए कहता है। आर्थर शस्त्रागार में जाता है और वह बड़ी संख्या में हथियारों से चकित है, लेकिन यह जल्द ही एक समस्या बन जाता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। वह पाता है कि यहाँ अधिकांश तलवारें 2 हाथ हैं और यहाँ तक कि जो एक हाथ में आयोजित किए जाते हैं वे उसके लिए बहुत बड़े हैं। हालांकि सिल्वी जल्द ही उसके लिए कुछ खास पाता है। सबसे पहले आर्थर को लगता है कि यह एक डिस्क के नीचे एक रॉड है, लेकिन जैसा कि वह इसे बाहर निकालता है उसे पता चलता है कि यह एकमात्र लोहे की छड़ है। वह पता लगाता है कि यह एक तलवार है, लेकिन वह इसे सामान्य रूप से अपने म्यान से बाहर नहीं खींच सकता है, इसलिए वह इसे खींचने के लिए अपनी संवर्धन क्षमताओं का उपयोग करने का फैसला करता है। जैसा कि वह तलवार के माध्यम से अपने जादू को चैनल करता है, अजीब शब्द उसकी आंखों के सामने दिखाई देते हैं और फिर वह उस शानदार तलवार को खींचता है जो एक पारदर्शी क्रिस्टल से बना लगता है। आर्थर को ठीक से नियंत्रित होने के लिए थोड़ा भारी लगता है, लेकिन यह केवल एक हमले में एक बैरल को काटने के लिए पर्याप्त तेज है। वह ब्लेड पर उत्कीर्ण कुछ नोटिस करता है, लेकिन वह शब्द का कोई मतलब नहीं बना सकता है। अचानक तलवार उसे झटका देती है और वह उसे छोड़ देता है, लेकिन जब वह इसे फिर से उठाता है तो यह पहले की तुलना में बहुत हल्का हो गया है। आर्थर को पता चलता है कि तलवार की लंबाई भी उसके छोटे शरीर से मेल खाने के लिए बदल गई है और अब वह इसे काफी आसानी से मिटा सकता है। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने कभी ऐसे हथियार के बारे में नहीं सुना है जो अपने उपयोगकर्ता के अनुसार खुद को समायोजित करता है। जब अचानक रेनॉल्ड्स और विंसेंट उसकी तलाश में आते हैं क्योंकि वह लंबे समय से शस्त्रागार में फंस गया है। आर्थर पैनिक्स के रूप में वह उन्हें 1 मिनट इंतजार करने के लिए कहता है और फिर वह निकटतम सामान्य तलवार उठाता है जो वह पा सकता है। वह अपने पिता और विंसेंट को बताता है कि वह यह चाहता है और रेनॉल्ड्स अपनी मंजूरी देने के लिए कुछ परीक्षण झूलों को लेता है। विंसेंट को आर्थर को लेने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर वह अपनी कमर के चारों ओर दूसरी तलवार को नोटिस करता है। आर्थर पैनिक्स लेकिन जल्दी से खुद को शांत कर देता है क्योंकि वह बताता है कि उसे एक मजबूत और भारी छड़ी मिली जो अभ्यास करने के लिए एकदम सही होगी। विंसेंट को गोदाम में ऐसा कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसका सहायक एक पागल बूढ़े आदमी को उस पर भारी छड़ी फेंकने के लिए याद करता है, यह कहते हुए कि इसके लिए कोई उपयुक्त उपयोगकर्ता नहीं है। वह कहते हैं कि उन्होंने इसे कई मूल्यांकनकर्ताओं को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे और पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी और को और अधिक कुशल करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थर तलवार को अपने हाथों से दूर जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए वह तुरंत एक प्यारा कृत्य करता है ताकि विंसेंट को उसे लेने के लिए मना लिया जा सके। विंसेंट पूरी तरह से बेचा जाता है और आर्थर को रॉड लेने के लिए कहता है क्योंकि वे इसे वैसे भी बेचने की योजना नहीं बना रहे थे। और हालांकि आर्थर खुश है, रेनॉल्ड्स को संदेह होने लगता है कि विंसेंट एक पीडीएफ फाइल हो सकती है। उसके बाद आर्थर अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीता है, एक एडवेंचरर बनने के लिए प्रशिक्षण के दौरान अपनी टू डू सूचियों से चीजों को टिक करता है। जल्द ही वह 9 साल का हो जाता है और उसके लिए एक छोटा सा जन्मदिन की पार्टी फेंक दी जाती है और हर कोई उसके लिए एक साहसी के रूप में उसके भविष्य में उसकी मदद करने के लिए विशेष उपहार लाता है। रेनॉल्ड्स और एलिस ने उसे जादू के पत्थरों के साथ एक दस्ताने उपहार में दिया जिसमें उसका उपचार उनमें संग्रहित है ताकि वह कभी घायल होने पर खुद का इलाज कर सके। विंसेंट उसे एक अंगूठी देता है जो मूल रूप से एक सेंसर की तरह है जो आर्थर को खतरे में लगेगा
और एलिस को इसके बारे में सतर्क किया जाएगा। एडम और उनकी पार्टी ने उनके लिए एक साउंड स्क्रॉल खरीदा है, जिसका उपयोग करके वह संदेश भेज सकते हैं और उनका परिवार भी उन्हें जवाब दे सकता है। आर्थर ने अपने उपहारों के लिए सभी को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि वह सबसे अच्छा साहसी बन जाएगा जो उन्होंने देखा है। और एलिस ने उसे गले लगाया, उसे बताया कि उसे अमीर या सफल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बस चाहती है कि वह सुरक्षित रूप से घर लौट आए। बाद में उस रात आर्थर ने अपनी यात्रा पर छोड़ने के लिए अपना बैग पैक किया, यह सोचकर कि उसे अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा के लिए अपने पिछले जीवन में जितना मजबूत होना चाहिए। उसके बाद वह नीचे चला जाता है और अपने परिवार को उसका इंतजार कर रहा है। उन्होंने उसे एक भावनात्मक विदाई दी और उसे शुभकामनाएं दी। और इसके साथ आर्थर जैस्मीन के साथ अपनी यात्रा पर प्रस्थान करने के लिए तैयार है। जैस्मीन पहले आर्थर को एडवेंचरर्स गिल्ड के पास ले जाती है और वह सिर्फ नकाब दिखने के लिए एक मुखौटा पहनती है और अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए भी, ताकि शाही परिवार अपने जीवन में हस्तक्षेप न करे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें गिल्ड मास्टर कैस्पियन के कार्यालय में ले जाता है, जो खुशी से जैस्मीन का स्वागत करता है क्योंकि वह सिर्फ एक रैंक एडवेंचरर से अधिक है। कैस्पियन को पता चलता है कि वह चाहती है कि आर्थर रैंक असेसमेंट परीक्षा दे और वह कहता है कि लोगों को आमतौर पर पहले एक जोड़े अन्य परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। फिर वह जैस्मीन के लिए अपना रास्ता बनाता है, उसके कान में फुसफुसाता है कि चूंकि वह एक महान परिवार से है और उसके पिता के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, वह उसके लिए छूट देगा और अपने साथी को सीधे परीक्षा लेने देगा। कैस्पियन तब आर्थर की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसे गिल्ड में पंजीकरण करने के लिए अपना असली नाम देने की आवश्यकता नहीं है। वह पूछता है कि उसे क्या कहना है और आर्थर ने अपने नकली नाम के रूप में नोट के साथ जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कैस्पियन का हाथ हिलाता है, आर्थर को पता चलता है कि वह नीचे की तरह दिखने के बावजूद वास्तव में मजबूत है। इसके साथ कैस्पियन उन्हें युद्ध के क्षेत्र में ले जाता है, जो परीक्षण स्थल के रूप में भी कार्य करता है। एक युवा जादूगर पहले से ही वहां परीक्षण में भाग ले रहा है और उसे अपनी विस्फोटक शक्ति के कारण सी रैंक मिलती है, लेकिन रक्षात्मक क्षमताओं की कमी है। जैस्मीन आर्थर को बताती है कि लड़की के पास अच्छी क्षमता होनी चाहिए क्योंकि उसकी उम्र में सी रैंक प्राप्त करना आसान नहीं है, और फिर अगला उम्मीदवार कदम बढ़ाता है। नर्ड को एक परीक्षक के खिलाफ लड़ने के लिए भी नहीं मिलता है और इसे स्वचालित रूप से भी रैंक दिया जाता है और हर कोई इससे हैरान है। आर्थर जैस्मीन से पूछता है कि अभी क्या हुआ है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद लुकास नाम का एक अहंकारी आगे बढ़ता है और वह परीक्षक से उसके लिए परीक्षण छोड़ने और उसे रैंक 2 देने के लिए कहता है। परीक्षक का कहना है कि वह काफी प्रभावशाली है क्योंकि उसका मोनोकोर पहले से ही 11 होने के बावजूद हल्के नारंगी मंच पर है। हर कोई इससे हैरान है, लेकिन फिर आर्थर ने नोटिस किया कि लुकास वास्तव में एक योगिनी है। जैसे ही परीक्षण शुरू होता है, लुकास तुरंत एक फायर बीस्ट को बुलाता है और इसे परीक्षक की ओर भेजता है, जो जल्दी से इसे एक रॉक पिरामिड के अंदर फंसाता है। लुकास जल्दी से पिरामिड के ऊपर चढ़ता है और अपने कर्मचारियों के साथ इसे मारता है, एक शक्तिशाली जादू बनाता है जो प्रीप चरण के दौरान भी अखाड़े पर आग के गोले की बारिश करता है। हालांकि वह आकाश में विशालकाय आग के गोले को नियंत्रित नहीं कर सकता है और यह अचानक फट जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र को खतरा है। परीक्षक जल्दी से कार्रवाई करता है, लुकास को बचाने के लिए एक धूल के बादल को हिलाते हुए, और उसी समय अपने हमले को रद्द कर देता है। जैसे ही धूल और धुआं बसता है, परीक्षक लुकास को बताता है कि उसने अच्छा किया है, लेकिन उसके पास अभी भी उसकी नसों के अंदर एड्रेनालाइन पंप है और वह बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला करता है। सौभाग्य से आर्थर ने अपनी तलवार फेंककर हमला किया और लुकास को पेशाब कर दिया। उनका कहना है कि परीक्षा फिर से आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि एक तीसरे पक्ष ने हस्तक्षेप किया, लेकिन रेफरी उसे बताता है कि यह पहले से ही खत्म हो गया था। मुख्य परीक्षक तब लुकास को बताता है कि उसके पास बहुत शक्ति और क्षमता है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उसे केवल डी रैंक देगा। एल्फ बॉय यह सुनकर थंडरस्ट्रक है और वह परीक्षक को बताता है कि वह अपने पिता से इस बारे में शिकायत करेगा क्योंकि वह उसे पृथ्वी जादू का उपयोग करके ले जाता है। उसके बाद यह आर्थर की बारी है और जैसे ही वह अखाड़े में कदम रखता है, एक आभा उसके शरीर से रिलीज होने लगती है। रेफरी तुरंत गार्ड लेता है क्योंकि वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन तब कैस्पियन उसे वापस खड़े होने के लिए कहता है क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से आर्थर का परीक्षण करने जा रहा है। रेफरी कैस्पियन को बताता है कि एक डबल ए रैंक एडवेंचरर को नोब्स का परीक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन वह जवाब देता है कि उसका जैस्मीन के साथ एक विशेष संबंध है, इसलिए वह सिर्फ उसे एक एहसान कर रहा है। आर्थर एक रुख लेता है क्योंकि कैस्पियन अपनी तलवार खींचता है। उसे पता चलता है कि वह शायद शहर के सबसे मजबूत व्यक्ति का सामना कर रहा है और यह बार सिर्फ एक साधारण मूल्यांकन परीक्षण से अधिक होने जा रहा है। हालांकि यह उसे और भी अधिक उत्साहित करता है और वह कैस्पियन के साथ टकराता है कि वह कितना मजबूत है। आर्थर जल्दी से अपनी तलवार को आग की लपटों में ले जाता है और कैस्पियन पर हमला करता है, जिसे उसके हमले को अवरुद्ध करने में बहुत समस्या नहीं होती है। वे तेजी से धमाकों और कैस्पियन नोटिस का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं कि आर्थर का आंदोलन थोड़ा सुस्त है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर से अधिक कौशल है जो उसके शरीर को संभाल सकता है। आर्थर अचानक एक उद्घाटन पाता है और कैस्पियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पीछे चला जाता है और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। आर्थर ने अगली हमला करने के लिए अपनी गति को बढ़ावा देने के लिए फायर मैजिक का उपयोग किया, लेकिन गिल्ड नेता उसे दूर धकेलने के लिए पवन जादू का उपयोग करता है और उसे इतना अति आत्मविश्वास से रोकने के लिए कहता है। वैसे भी आर्थर परीक्षा के बाद बी रैंक एडवेंचरर बन जाता है और अपना लाइसेंस प्राप्त करता है, लेकिन एक ही समय में गिल्ड कॉर्नर कैस्पियन के शीर्ष अधिकारी क्योंकि 2 से अधिक बच्चों को एक ही दिन में बी रैंक लाइसेंस मिला।
कैस्पियन उन्हें बताता है कि लगभग 6 महीने पहले देश ने उस कानून को हटा दिया था जिसने कल्पित बौने और बौनों को साहसी बनने से प्रतिबंधित कर दिया था, और दोनों शीर्ष अधिकारियों को एहसास हुआ कि क्या चल रहा है। बी रैंक प्राप्त करने वाले अधिकांश बच्चों में लुकास की तरह या तो एल्वेन या बौना रक्त होता है, जो कि मजबूत मक्का उत्पादन करने के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए एक परिवार से एक आधा योग्य है। परीक्षा देने वाले बेवकूफ भी वास्तव में एक इंसान है, लेकिन उसे बौनों के राज्य में उठाया गया था और उसके पास कुछ उच्च प्रोफाइल समर्थन था। यही वजह है कि कैस्पियन भी उसका परीक्षण नहीं कर सकता था। अधिकारियों को इसके परिणामों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन नाइट आर्थर के बारे में उत्सुक है। कैस्पियन का कहना है कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसे यकीन है कि आर्थर न तो एक योगिनी था और न ही बौना। हालांकि वह मजबूत और अधिक महत्वपूर्ण है। जैस्मीन, किंगडम में फायर यूजर्स के सबसे मजबूत परिवार की बेटी, उसका समर्थन कर रही है। कैस्पियन का कहना है कि आर्थर का फायर मैजिक अच्छा है, लेकिन उनके तलवार कौशल और भी बेहतर हैं, और अगर वह उन्हें प्रशिक्षित करना जारी रखता है तो वह वास्तव में मजबूत साहसी बन जाएगा। इस बीच आर्थर को यह भी पता चलता है कि वह जादू को बहुत अधिक समय दे रहा है और उसे मजबूत होने के लिए अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहिए। जब वह गिल्ड से बाहर निकलता है तो वह अचानक नर्ड एलिजा में टकरा जाता है, जो तुरंत उसे सलाह देना शुरू कर देता है। उसे बताता है कि लुकास को रोकना उसके लिए लापरवाह था। फिर वह कहते हैं कि अगर वह आर्थर ने ऐसा नहीं किया होता तो वह ऐसा करता, और बस लुकास उनसे पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। न तो आर्थर और न ही एलियाह को उसमें कोई दिलचस्पी है, और लुकास पेशाब हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह कम से कम उतना ही मजबूत है। आर्थर उसे बताता है कि उसके जैसे एक डी रैंकर को बी रैंक एडवेंचरर्स से दूर रहना चाहिए, और उग्र लुकास ने अपने कॉलर को पकड़ लिया। हालांकि चूंकि हर कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वह उस पर इसे छोड़ने का फैसला करता है। उसके बाद जैस्मीन आर्थर को उस स्थान पर ले जाती है जहां सभी शुरुआती साहसी लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि वह जानती है कि आर्थर के लिए यहां करने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं है, और उसे बताता है कि उनका असली गंतव्य काफी दूर है। वह गंतव्य की ओर भागना शुरू कर देती है और आर्थर को उसके साथ पकड़ना मुश्किल होता है। वह आश्चर्यचकित है कि जैस्मीन इतनी तेजी से चल सकती है, और दूसरी बार किसी ने उसे आश्चर्यचकित किया है। इससे पहले परीक्षण में आर्थर ने कैस्पियन को थोड़ा कम करके आंका और वह सोचता है कि वह अपनी बढ़त खो रहा है। तभी वे जंगल से आने वाले विस्फोटों को सुनते हैं और जल्द ही एक विशाल बख्तरबंद सुअर वहां पहुंचता है। हर कोई डर में भाग जाता है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण साहसी लोग क्रूर राक्षस के लिए एक स्नैक बन जाते हैं। जैस्मीन आर्थर को बताती है कि उन्हें दौड़ना चाहिए क्योंकि सुअर एक शक्तिशाली राक्षस है जो इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। सुअर से थोड़ी दूरी पर वे एक घायल व्यापारी समूह को एक टूटे हुए पिंजरे के साथ पाते हैं। जैस्मीन को पता चलता है कि वे कहीं न कहीं सुअर का परिवहन कर रहे थे, लेकिन यह मुक्त टूट गया होगा। अचानक सुअर उनके स्थान पर पहुंच जाता है और उन पर शुल्क लेता है। आर्थर और जैस्मीन ने अपने हमले को चकमा दिया, लेकिन फिर यह अपनी लंबी जीभ को उनकी ओर गोली मारता है। वे भी चकमा देते हैं और फिर जैस्मीन उस पर आरोप लगाती है। उसके प्रयासों के बावजूद केवल मामूली क्षति से निपटती है। बोर अचानक उस पेड़ की ओर घूमता है जिसे वह समर्थन के लिए उपयोग कर रही है, और उसे खुद को संतुलित करने का मौका मिले बिना कूदने के लिए मजबूर किया जाता है। आर्थर ने उसे जल्दी तक पहुंचने और उसे खतरे से बाहर निकालने के लिए पवन जादू का उपयोग किया। इस बीच सुअर ने उन्हें बचाने के लिए घायल साहसी और चमेली के चरणों के समूह की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। आर्थर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन फिर उसकी आंतरिक आवाज उसे बताती है कि उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और चीजों को उचित तरीके से करना चाहिए। आर्थर सही मौके की प्रतीक्षा में खुद को शांत करता है। जिस तरह कुछ और पर ध्यान दिए बिना जैस्मीन की ओर बोअर का आरोप है, आर्थर पवन जादू का उपयोग करके आगे बढ़ता है। वह फायर मैजिक के साथ अपनी विशेष तलवार को कोट करता है और उसके साथ सुअर को छुड़ा मारता है, उसे उसके पटरियों में रोकता है और फिर इसे खत्म करने के लिए शक्तिशाली हमलों के एक बैराज को उजागर करता है। बाद में जैसा कि एडवेंचरर्स मृत सुअर को दूर ले जाते हैं, जैस्मीन ने आर्थर को व्याख्यान दिया। उसे ऐसी स्थितियों में कम से कम अधिक घबराहट दिखाने के लिए कहा, और वह समझ नहीं पाता है कि उसने इस बार क्या गलत किया। रात में उन्होंने एक कैंप फायर स्थापित किया और जैस्मीन ने खुलासा किया कि वह अपने घर से भागने के लिए एक साहसी बन गई। वह कहती हैं कि उनके परिवार ने पीढ़ियों के लिए महान फायर मैग्स का उत्पादन किया है और वे वास्तव में इस पर गर्व करते हैं। उसने अपने किसी भी भाई बहन से पहले अपने मोनोकोर को जगाया और उसके माता पिता को उसके लिए उच्च उम्मीदें थीं। हालांकि जब उन्होंने पाया कि वह अग्नि तत्व का उपयोग नहीं कर सकती है तो उन्होंने उसे एक अपमान और बेकार कुतिया कहा, और इसने उसका दिल तोड़ दिया। आर्थर को उसकी ओर से गुस्सा आता है। उसे यह बताना कि कोई भी तत्व दूसरों की तुलना में बेहतर नहीं है, और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उनका उपयोग कैसे करता है। जैस्मीन हंसती है क्योंकि वह उसे फ्यूमिंग देखती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से कुछ पर अपना कूल खो देगा। आर्थर शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन जिस कारण से वह इतना गुस्सा हो गया था क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में था। लोगों ने उसे बेकार भी कहा, लेकिन उसने उस पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की। जैस्मीन तब उसे बताती है कि उसने आज की तरह लापरवाही से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसने उसे अपनी पार्टी के सदस्यों से एक अच्छा डांटा। उसने दूसरों पर अधिक भरोसा करना और उनसे सहयोग करना सीखा, और उन्होंने उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए बदल दिया। उसके बाद जैस्मीन सो जाती है और आर्थर नजर रखने के लिए जागता रहता है। वह सोचने लगता है कि क्या वह भी बदल सकता है। वह अपने जीवन के सभी लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वह रक्षा करना चाहता है, और कसम खाता है कि वह उतना ही बदल जाएगा जितना वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कर सकता है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपनी स्क्रीन पर वीडियो को सदस्यता लेने और देखें।